भारत जो है अलग अलग राज्य में व्यवस्थित है कि नहीं, अलग अलग क्षेत्र में बांट दिए। उसी प्रकार से विश्व को जो है 7 भागों में बांट दिया गया है। लोगों को जो बताया था कि आज के समय में यूरोप में जो है 44 देश है और 1850 से पहले निरंकुशवाद शासन चल रहा था। मैंने आप लोग को बताया कि 1789 ईस्वी में क्या होती है, फ्रांस की क्रांति होती है। जॉल्वे राइन ये पूछा जाता, और जॉल्वे राइन जो था व्यापारियों के लिए था। ये सीमा शुल्क अधिक लग जाता था, उस समय पैसा जो था सिक्का अधिक था। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आर्यन शर्मा और आप लोग का स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड वाला पे। एकदम जबरदस्त तरीका से आप लोग को आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला अध्याय। और पहला अध्याय आप लोग का क्या दे रखा है, यूरोप में राष्ट्रवाद। इस अध्याय को एकदम इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप लोग को लगेगा कि हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो सर क्या पढ़ रहे, एकदम कहानी सुन रहे। एकदम जबरदस्त तरीका का आप लोग को कहानी लगेगा। ये पूरा का पूरा अध्याय जो है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद कब खत्म हो जाएगा आप लोग को समझ में बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीका से आएगा। कहेंगे सर जी एसएसटी जो होता है ना सर, बहुत बोरिंग होता है। रे बकलेलबा, एसएसटी बोरिंग होता है, लेकिन बोरिंग टीचर से पढ़ोगे तब ना बोरिंग होगा। हम एकदम गर्दा मिजाज वाला लोग है, एकदम गर्दा तरीका से पढ़ाएंगे। और हाँ, खास बात बताएं, यूरोप में राष्ट्रवाद जो है ये इसी वीडियो में आप लोग का खत्म हो जाएगा। एकदम जबरदस्त तरीका से समझ जाइएगा पूरा का पूरा अध्याय। जो बच्चा सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान नहीं समझते हैं ना, बच्चा 5 से 10 मिनट इस वीडियो पे रुक जाओ, ठीक है? 10 मिनट रुक जाओगे ना, कहोगे सर जी फाड़ देंगे, अब एकदम जबरदस्त तरीका से आप समझा रहे, बस 10 मिनट रुक जाओ मेरे भाई। ओके, तो आ जाओ भाई, हम लोग क्या समझने वाले हैं। पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, यूरोप के बारे में समझेंगे। कहेंगे जी सर पहले हमको यूरोप के बारे में समझा दीजिए, तब जाके हम लोग कुछ और चीज समझेंगे। बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अध्याय का जो नाम है आप लोग का, क्या अध्याय का नाम है? अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस अध्याय में, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूरोप के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? यूरोप के बारे में। अब देखो भैया, यूरोप क्या है, यूरोप जो है क्या है, ठीक है, यही ना है। यूरोप के बारे में समझ लो पहले। यूरोप जो है क्या है, एक महादेश है। क्या है? महादेश है, महादेश है, ठीक है। अब कुछ बच्चा कहेंगे कि सर महादेश किसको कहते हैं? हाँ कहेंगे कि नहीं जी? हाँ, सब बच्चा कहेंगे सर महादेश पहले बताइए। देखिए, जैसे कि आप लोग देखते हैं भारत जो है अलग अलग राज्य में व्यवस्थित है कि नहीं, अलग अलग क्षेत्र में बांट दिए। उसी प्रकार से विश्व को जो है 7 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो महादेश की जो कुल संख्या है, अगर पूछे महादेश कितना है, तो 7 महादेश है, ठीक है। तो उसमें से यूरोप भी जो है क्या है, महादेश है। और यूरोप के अंतर्गत, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे, यूरोप के अंतर्गत कितने देश है? 44 देश है। कितने देश है? 44 देश है। अब कहेंगे सर अब हम पॉइंट पे आ रहे हैं, अब हम जबरदस्त तरीका से समझ रहे हैं, ठीक है। अब बचवा के मन में एक और सवाल, हाँ तो का सर सवाल का है कि सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? इसको देखो, महादेश भी बोला जाता है और महाद्वीप भी बोला जाता है। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो कहेंगे सर एशिया महादेश है। कौन सा है? एशिया महादेश है। सर कौन सा महादेश है? एशिया महादेश है। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया, ठीक है। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश है सर। अब कहेंगे सर ये तो समझ गए, सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है सर, ठीक है। लेकिन अपन भारत कौन सा महादेश के अंतर्गत आता है? तो अपना भारत जो है किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। जो पाक है मतलब पाकिस्तान है, वो भी किस देश के अंतर्गत आता है? किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। चीन जो है, चीन किस देश महादेश के अंतर्गत आता है? तो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें यूरोप में आपका आ गया फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, बहुत सारे 44 देश है। अब बचवा के मन में एक और सवाल,
सर जी आपने यहाँ पे साफ सुथरा लिखा यूरोप में 44 देश है, यूरोप एक महादेश है, महादेशों की संख्या जो है 7 है, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं बताया एशिया भी एक महादेश है जिनके अंतर्गत भारत भी आता है और एशिया जो है सबसे बड़ा महादेश है। तो सर जी हो एशिया महादेश के अंतर्गत कितना देश आता है? तो याद रखिएगा एशिया महादेश के अंतर्गत जो है 50 देश आता है। कितना देश? 50 देश आता है। अब बबुआ के मन में और भी सवाल, हाँ है कि नहीं जी, और भी सवाल आएगा। देखो हम यूरोप के एक एक पार्ट को पहले समझेंगे, ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कहते किसको हैं, तब मजा आएगा। अभी तक आप लोग ने क्या समझा? यूरोप क्या है? एक महादेश है और महादेशों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। और यूरोप में कितने देश हैं सर? तो 44 देश हैं। और एशिया पूछेगा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो एशिया महादेश है। और एशिया महादेश के अंतर्गत ही अपना क्या आता है? भारत आता है। और ये पाकिस्तान भी आता है, चीन भी आता है। सर ये चीज समझ में आ गया। और एशिया महादेश में कितने देश है? तो सर 50 महादेश है। बोलो एक बार बोलो कि जी सर हम समझ गए। बोलो सब बच्चे समझ गए। अब एक बात कमेंट करके बता दो, सभी महादेशों का आंसर आप लोग को बताना है। क्या? विश्व में 7 महादेश या महाद्वीप का नाम लिखें। अब देखो आप लोग को ये जो है कमेंट करके बताना होगा। हम यहाँ पे उत्तर में आप लोग से हम पूछ रहे हैं, उत्तर में आप लोग को जवाब देना है। 2 तो मैंने बता दिया आपको कि यूरोप भी एक महादेश है और एशिया भी एक महादेश है। बचा बबुआ के गो? 5 गो। के गो? 5 गो बचा। तो 5 का नाम आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। ओके आगे हम आपको बता देंगे, अभी आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। आते हैं हम लोग आगे। यहां पे जो अध्याय का नाम था आप लोग का क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम था? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आपने यूरोप के बारे में एक एक पॉइंट्स को समझ लिया। क्या समझ लिया? पॉइंट्स को समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में? राष्ट्रवाद के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? राष्ट्रवाद के बारे में। अब कहेंगे सर कैसे होगा सर? राष्ट्रवाद किसको कहते हैं सर? कहेंगे ना जी। जी बिल्कुल, आप लोग का कहना तो सही है। देखो हम जो भी अध्याय पढ़ाएंगे सबसे पहले अध्याय से ही आपको पूरा का पूरा चीज समझा देंगे, तो मजा आ जाएगा। कहेंगे जी सर राष्ट्रवाद किसको कहेंगे? अपने देश के प्रति लगाव, स्नेह, अरे यार स्नेह, प्रेम, देशभक्ति को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अब वो समझ में आया बबुआ हो? कहेंगे जी सर अब तो बिल्कुल हमको समझ में आ रहा है। एक एक पॉइंट सर आप इस तरह से समझा रहे हैं कि बिल्कुल हम लोग के माथा में जो है आराम से जा रहा है। क्या कहेंगे? आराम से जा रहा है। अब बताओ राष्ट्रवाद किसको कहेंगे? नहीं समझिएगा ऐसे कि ई लिख दिए तो आपको समझ में आया। अपने देश के प्रति प्रेम किसको नहीं है? उसको भगाओ यहाँ से, भारत से यहाँ से भगाओ। एक बात जानते हैं, अगर विश्व कप अगर भारत और ठीक है इंडिया वर्सेस पाक जो हो जाता है पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, दोनों में अगर विश्व कप हो गया, जो हो नई क्रिकेट देखने वाला वो देखेंगे, कहेंगे सर हाँ आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। एक बात बताएं, ये पाकिस्तान दूसरा कोई नहीं है, ठीक है, ये अपने हैं। मतलब भारत का एक तरह से सोचो तो बेटा है। अब तो बेटा तो बिगड़ा हुआ रहता है जी, मनमौजी करते हैं जी,
है कि नहीं। अपने पिताजी के सामने हम लोग भी मनमौजी करते हैं, आप लोग भी मनमौजी करते हैं, नहीं हम ये टी शर्ट लेंगे चाहे जो हो जाए, कहते हैं ना। तो मनमौजी करते थी, पाकिस्तान वाला मनमौजी करता है अपना, कहते अरे बेटा शांत रहो, देंगे, काहे टेंशन ले रहा है। तो जब भी मैच होता है तो आप लोग क्रिकेट देखने के लिए टीवी पे एकदम नजर गड़ाए रखते हैं, और सिचुएशन जब ऐसा आ जाए कि एक बॉल बचा हो और 6 रन लेना हो, उस समय सबका दिमाग एकदम सन्नाटा छा जाता है एकदम। धोनी अगर बल्लेबाजी कर रहा है, धोनी अगर बल्लेबाजी कर रहा है, धोनी लाज रख लेना, हे प्रभु, हे प्रभु छक्का लग जाए, कहते हैं ना जी, बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ये जो हे प्रभु लाज रख लेना, विश्व कप जिता देना, सब प्रार्थना करते हैं। ये जो अंदर से जो निकल रहा है ना, अपने देश के प्रति निकल रहा है, मैच और बल्ला, बल्ला कौन पकड़ रखा है, MS धोनी पकड़ रखा है, लेकिन पूरे भारतवासी का एकदम धड़कन जो है बढ़ जाता है। हाँ प्रभु एक बार छक्का लग जाए, एक बार छक्का। और जैसे ही छक्का लगता है तो भैया खुशी का ठिकाना नहीं रहता, हम लोग का गर्दा उड़ाते, पटाखा फोड़ने लगता है। ये जो हमारे अंदर आया वो क्या था, देशभक्ति था, राष्ट्रवाद था। तो मतलब अपने देश के प्रति जो प्रेम होता है, लगाव होता है, स्नेह होता है, वही क्या हो गया, राष्ट्रवाद हो गया। चलो ये चीजें तो समझ में आया। एक और पॉइंट आता है इसी में, राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र आता है। अब कहेंगे सर राष्ट्र किसको कहते हैं, राष्ट्र किसको कहते हैं, जहां पे एक धर्म भाषा आदि, एक ही धर्म के लोग हो, एक ही जाति के, एक ही धर्म के लोग हो, एक ही भाषा बोलने वाला लोग हो आदि वाले लोग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं जी, राष्ट्र कहते हैं। ओके, जहां एक धर्म एक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। अब बबुआ के मन में एक और सवाल कि सर जी भारत जो है राष्ट्र है, कहेंगे कि सर जी बताइए ना हो कि भारत जो है, भारत राष्ट्र है, राष्ट्र है। तो आंसर कीजिएगा बबुआ इसका कि नहीं, नहीं भारत जो है राष्ट्र नहीं है, ठीक है। और एक और प्रश्न है, भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा बता सकता है बच्चा, भारत का राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा बताओ जल्दी से, आप लोग कमेंट करो। भारत का राष्ट्रीय भाषा, भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल कोई बता सकता है। तो देखो, ना तो भारत का कोई भाषा है, ठीक है, ना भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है। अब कुछ बच्चा कहेगा सर जी यहाँ पे मिस्टेक कर दिए आप। कैसे मिस्टेक कर दिए सर, हम तो पढ़े थे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन आप इस चीज का अध्ययन नहीं किए हैं। आप लोग छोटे मोटे किताब में आप पढ़ लिए होंगे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और ये राष्ट्रीय खेल प्रमाणित नहीं किया गया है। सच सच बताइए, आपके गांव में कितने लोग हॉकी खेलने के लिए जानते हैं? मुश्किल से, आपके मित्र में कितने लोग हॉकी खेलने के लिए जानते हैं? मुश्किल से 1-2 होगा। क्रिकेट तो सब खेलता है, पूरा भारत के वासी लगभग क्रिकेट खेलते ही हैं, है कि नहीं जी। लेकिन क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल नहीं दिया गया, हॉकी को दिया गया। हॉकी दिया गया है लेकिन है नहीं, प्रमाणित इस चीज का नहीं किया गया। भारत में समान धर्म के लोग रहते हैं, समान नस्ल के लोग रहते हैं, कहेंगे जी सर नहीं रहते हैं, इसलिए भारत जो है क्या है, राष्ट्र नहीं है। तो अब बच्चा बताओ एक चीज, यूरोप क्या है? तो सर मैंने आप लोग को बताया था, देखो हम जो पढ़ा रहे हैं ना, इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज जो अभी ही याद हो जाए, ठीक है। रिवीजन वो बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, अभी आपको याद होना चाहिए। आर्यन सर का एक ही तथ्य है कि भाई जब मैं पढ़ाऊं ना तो बच्चे मेरे साथ ही पूरे अध्याय को समझ ले।
ओके। यूरोप क्या है? एक महादेश है सर। महादेश कितने होते हैं सर? 7 महादेश होते हैं। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया है। और एशिया के अंतर्गत क्या आता है सर? भारत आता है। क्या आता है? भारत आता है। यूरोप में कितने देश हैं सर? 44 देश हैं। और एशिया में कितने देश हैं सर? 50 देश है। ठीक है। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं सर? अपने देश से स्नेह, प्रेम, लगाव की जो भावना होती है, देशभक्ति की जो भावना होती है, उसे ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्र किसको कहते हैं? जहां पे समान धर्म, समान नस्ल के लोग, समान भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत राष्ट्र नहीं है। अर्नस्ट रेनर के अनुसार, जो इतिहासकार थे, और उसने किताब में लिखा है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, क्योंकि भारत में समान धर्म के लोग, समान नस्ल के लोग, समान भाषा बोलने वाले लोग नहीं रहते हैं। रहते हैं जी। यहाँ पे अपने भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, सभी धर्म के लोग रहते हैं। है कि नहीं? बोलो जी हाँ। चलो भैया, ये चीजें तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए। किसी को कोई दिक्कत, समस्या नहीं ना? अब थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। बोलो, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? एक बार कमेंट कर देना। आ जाओ भाई। अब देखो यूरोप में क्या हुआ था। यूरोप में क्या हुआ था सर? यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना जगी, क्यों जगी? 18वीं सदी से पहले, 18वीं सदी से पहले यूरोप में राजतंत्र था। ठीक है। यूरोप में क्या था? राजतंत्र था। और राष्ट्रवाद की सबसे पहली भावना यूरोप से ही राष्ट्रवाद की भावना जगी। सबसे पहले कहाँ सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ जगी? तो यूरोप में। यूरोप में कहाँ से? तो फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। ठीक है। यूरोप का ही एक देश है फ्रांस। फ्रांस में ही क्या जगह? राष्ट्रवाद की भावना जगह। उससे पहले अगर पूछे विश्व में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना किस देश से जगी, तो याद रखिएगा आप लोग, आंसर क्या करना है आप लोग को आंसर क्या करना है? फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। अब कब जगी थी? 1789 ईस्वी में। कब जगी थी? 1789 ईस्वी में। उस समय वहां के जो राजा थे, कौन थे? लुई 16वां थे। लुई 16वां थे। ठीक है। और लुई 16वां जो थे, किस वंश के राजा थे? ठीक है। अगर पूछे लुई 16वां किस वंश के राजा थे, तो याद रखिएगा बुर्बो वंश के। ठीक है। बुर्बो वंश के। ठीक है। किस वंश के राजा थे? बुर्बो वंश के राजा थे। अब देखो यहाँ पे लुई 16वां की जो पत्नी थी, उनका नाम जरीना था। जरीना। ठीक है। जरीना। उनकी पत्नी का नाम क्या था? जरीना था। उनकी पत्नी का क्या नाम था? जरीना था। याद रखिएगा आप लोग। उनकी पत्नी का नाम जरीना। और इसके धर्मगुरु थे, एक इनके धर्मगुरु थे। याद रखिएगा, यहां पे कहानी में ट्विस्ट है। धर्मगुरु थे। धर्मगुरु कौन थे? रासपुटिन। रासपुटिन जो थे, इनके कौन थे? धर्मगुरु थे। अब इनके बारे में हम आपको सुनाते हैं कहानी। ठीक है। किसके बारे में? लुई 16वां के बारे में। ये तो समझ गए, फ्रांस में राष्ट्रवाद की जो भावना जगी थी, राष्ट्रवाद की भावना। अब इसको यहां पे एक चीज और भी कर सकते हैं। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रांस की जो है क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की अगर क्रांति पूछे तो याद रखिएगा 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। यहाँ के जो राजा थे लुई 16वां
ये बहुत ही ज्यादा क्या थे, निरंकुशवाद थे। ये राजा जो थे बहुत ही ज्यादा निरंकुशवाद थे, निरंकुशवाद थे। ये राजा जो थे बहुत ही ज्यादा निरंकुशवाद थे, अत्याचारी थे, अत्याचारी थे, अत्याचारी थे। जनता पे कर अधिक लगाता था, जनता पर कर मतलब क्या होता है, टैक्स। कर जो है अधिक लगाते थे, क्या हुआ, कर अधिक लगाते थे। अभी हम आपको लिख रहे हैं, पहले समझा देंगे। अधिक लगाते थे। अब देखिए यहाँ पे मजा लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब कहानी लिखा गया है तब समझाने में मजा आएगा, है कि नहीं जी। किसी को कोई दिक्कत बताओ एक बार कमेंट करके, नहीं ना। अब देखो, आपने यूरोप के बारे में समझ गया, राष्ट्रवाद समझ गया, ठीक है। अब कहानी शुरू होती है। राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे पहले यूरोप के फ्रांस देश में हुआ था। कब हुआ था, 1789 में। अब बच्चे पूछेंगे कि सर क्यों हुआ था। ये जो राजा थे, ये जो राजा जी थे, ठीक है, क्या बोलेंगे, ये जो राजा जी थे कौन, लुई 16वां। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक राजा थे। क्या थे, खतरनाक राजा, अत्याचारी, निरंकुशवाद, जनता पे इतना कर लगा देते थे, इतना कर लगाते थे कि पूछो मत। राज्य में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं था, राज्य में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं था। राज्य के जन कल्याणकारी काम ये करते ही नहीं थे, प्रजा के लिए किसी भी प्रकार का ये काम नहीं करते थे। कौन, लुई 16वां। तो लोग जो है इससे बहुत ज्यादा उदास रहते थे, बहुत ज्यादा उदास रहते थे। किससे, ये लुई 16वां से, ठीक है। तो लुई 16वां जो है, लुई 16वां पे एक दिन जनता लोग गया गुस्सा, बोला देखिए सर राजा जी, अगर आप हमारी बात नहीं मानिएगा, जनता के जन कल्याणकारी काम नहीं करवाइएगा, जनता के लिए जो चाहिए सिर्फ आप टैक्स लीजिएगा जी। अरे हमरो प्रधानमंत्री टैक्स लेते हैं ना जी, लेते हैं ना, रोडवा बनाते हैं ना, रोड बनाते हैं ना आप लोग के लिए, बिजली का सुविधा दिए हैं ना, स्कूल का सुविधा दिए हैं ना, भले टैक्स लेते हैं, पैसा लेते हैं। लोगों जो भूखे प्यासे लोग हैं उनको डीलर के द्वारा देखते हैं ना, चावल गेहूं भी प्रोवाइड किया जाता है। सरकारी योजना, बहुत सारी योजना है, पुल बनवाया जाता है कि नहीं। अब ऐसा है कि अपना सरकार जो है अगर सब टैक्स उक्स लेके कोनो जन कल्याणकारी काम नहीं करेंगे तो फिर हम उनको फिर लाएंगे, नहीं लाएंगे। कहेंगे देखिए 5 साल ही आपको रखेंगे अभी, ठीक है। अभी क्या कहेंगे, अच्छा 5 साल तू सता ले, नहीं तो बीच में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। जनता, आम जनता के पावर इतना अधिक है, किसी को भी 1 मिनट में हम राजा बना सकते हैं और 1 मिनट में नौकर बना सकते हैं। इसलिए कभी भी आम जनता से किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी को उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी है, ठीक है। सरकार को हमने बनाया है, ना कि सरकार ने हमें बनाया है। इसलिए तो जनता गया इस पे भड़क। और ये जो थे ना, उस समय क्या चलता था, राजतंत्र चलता था। हालांकि मैं चाह रहा हूं कि आगे आप लोग को बता दूं, उस समय क्या चलता था, राजतंत्र चलता था, जहां पे राजा का ही शासन हो, ठीक है, और राजा का कहना ही सर्वमान्य हो, उसे ही राजतंत्र कहते हैं, ठीक है। सीधी सी बात अगर समझे, किताबी भाषा भैया प्रणाम करते हैं, किताबी भाषा मत घुसिएगा, नहीं तो फिर कहिएगा सर जी इतिहास समझ में नहीं आता, मेरा भाषा समझिए आप। राजतंत्र चलता था जहां पे सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनता था, दूसरा नहीं। एगो मरा, फिर यही में देखिए ना, लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 17वां, ये चलते आएगा, इसका खानदानी चलते आ रहा है। आगे हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो राजतंत्र चलता था, राजा का बेटा ही क्या बनता था, राजा बनता था। ये जनता जो थे यहाँ की फ्रांस की जनता, इतना इस पे मूड खराब हो गया जनता के। एक दिन कहते हैं ना कि देखो कोई भी अगर आपको सताए ना तो कहिएगा अच्छा चलो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ। जब ज्यादा सताने लगे लोग, है कि नहीं, अब देखो समझ ही गए कि अब हम अकेला, हम 10 आदमी में पकड़ा गए अकेले, है कि नहीं। अब हम जानते हैं कि मार देवे करेगा हमको, तो हम भी कोशिश करेंगे 2-4 फेट खींच दे, है कि नहीं, 1-2 को ले ले। तो वही बात होता है, ज्यादा अगर किसी को सताओगे फिर तुम्हारे लिए वो जहर बन जाएगा। यही हुआ फ्रांस के राजा लुई 16वां के साथ। क्या होता है, इनको फ्रांस की जनता फांसी पे लटकाता, कहता जा बेटा अब लटक जा तू, ठीक है। अब भैया ये राजा को दिया मार, अब मामला हो गया ठंडा, अब मामला हो गया ठंडा। तो देखो किताब में अलग अलग किताब में अलग अलग चीज दे रखी है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होती है,
फ्रांस की क्या होती है? फ्रांस की क्रांति होती है। आप लोग ध्यान से समझना मेरे भाई, बस यही चाह रहा हूं आप लोग को समझा दूं। क्या होती है? फ्रांस की क्रांति होती है। फ्रांस की क्रांति होती है, ठीक है। क्या होती है? फ्रांस की क्रांति होती है। यहाँ पे चलो समझ जाना आप लोग, क्रांति लिखा हुआ, ठीक है। फ्रांस की क्रांति होती है और 1791 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में फ्रांस के जो है यहाँ पे इसको मार दिया जाता है। इसी समय जो है 1791 क्रांति शुरू हुआ, संविधान लागू होता है ना, और उसके बाद इसको मार दिया जाता है। किसको? फ्रांस के राजा लुई 16वां की मृत्यु हो जाती है। ये नहीं लिखना, आगे हम आपको बता ही देंगे, तो ये लिखने की क्या जरूरत। चलो, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। एक बार और रिवीजन कर लें, याद होना ये जरूरी है फ्रांस की क्रांति, नहीं तो मजा नहीं आएगा। कहेंगे सर एक बार रिवीजन करवा दो, ठीक है। देखो भैया, फ्रांस में क्रांति होती है 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति होती है, क्यों होती है? वहां के जो राजा थे बहुत ही ज्यादा निरंकुशवाद थे, प्रजा के किसी भी कार्य को नहीं करते थे, अपनी मनमौजी से हर काम करते थे, और राज्य में क्या हो रहा नहीं हो रहा उनसे उनको कोई भी मतलब नहीं रहता था। इसलिए एक दिन क्या होता है, जनता उनकी ये इस सब चीज बर्दाश्त करते करते एक दिन ऐसा होता है कि राजा पे क्या कर देता है, सब चढ़ाई कर देता है, मतलब राजा को क्या करता है, फांसी पे लटका देता है, ठीक है। और एक बार यहाँ पे जो हमने नाम लिखा है, पत्नी का नाम जरीना और धर्मगुरु का नाम रासपुटिन, ये गया था एक बार लड़ने के लिए लुई 16वां। ध्यान समझिएगा, लुई 16वां गया था एक बार युद्ध लड़ने के लिए। अब युद्ध लड़ने के लिए गया कौन? राजा। और राजा गया युद्ध लड़ने, और इनकी पत्नी जो थी, अपने राज जो धर्मगुरु थे उनके, लुई 16वां, और इनके से इनका अफेयर होने लगा। अफेयर मतलब समझते हैं, लव, लव होने लगा। किन से? ये धर्मगुरु और जरीना। अब भैया वो जो गया था युद्ध लड़ने, वो बेचारा हार गया, और गांव में आया तो देखो तो राजा के पत्नी तो ओकरा से अफेयर चलता है, ओकरा से लव है कि नहीं। गांव में बोलने लगा, ये इतना पागल हो गया, पत्नी के प्यार में पागल हो गया था। कौन? ये टेंशने में इसको जो है लोग ले लिया, समझे। आइए, ये सब चीज समझ गए जी, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना। आइए अब हम लोग जो है इसको एक बार और रिवीजन करवाते हैं। दुनिया में कुल 7 महादेश हैं, ठीक है। महादेश या महाद्वीप बोलिए। एशिया के अंतर्गत जो है 50 देश है। कितने देश है? 50 देश है। कितने देश है? 50 देश है, जो कि सबसे बड़ा है। दूसरा हो गया अफ्रीका, जिसमें 54 देश है। उत्तरी अमेरिका, जिसमें 23 देश है। दक्षिण अमेरिका, जिसमें 12 देश है। अंटार्कटिका, जिसमें कोई भी देश नहीं यहाँ पे रहने योग्य, ये है ही नहीं। यूरोप में 44 देश है, और ऑस्ट्रेलिया जिसमें 14 देश है, और सबसे छोटा महादेश हुआ। तो आपको याद हो गया होगा कि ये पैनल PDF भी आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप या महादेश है। सबसे बड़ा एशिया, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 हो गया, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद देखो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा है। महासागर की संख्या कितनी है? 5। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा है। यूरोप में कितने देश हैं? 44 देश हैं। यूरोप में कितने देश हैं? 44 देश है। बोलो, फिर से बोलो, आप लोग मेरे साथ बोलो। यूरोप में कितने देश है? 44 देश है। और सबसे बड़ा देश महादेश कौन सा है? सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो कहेंगे महादेश सबसे बड़ा जो है एशिया है। एशिया के अंतर्गत 50 देश है। कितने देश? 50 देश है। और सबका नाम याद रखिएगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, ठीक है, अटलांटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिएगा जी, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सब चीज आप लोग को बता ही दिए हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप क्या है? एक महादेश है। और इस अध्याय में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पर्सा, रूस, ब्रिटेन, पोलैंड,
ठीक है, यूनान, इन सभी देशों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था किसके बारे में, फ्रांस के बारे में। किसके बारे में, फ्रांस के बारे में। और फ्रांस की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी। इनके राजा कौन थे, लुई 16वां थे। कौन थे, लुई 16वां थे। याद होगा आप लोग को, कौन थे, लुई 16वां थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था, जरीना थी। इनके धर्मगुरु कौन थे, रासपुटिन थे। याद हो गया ना ये सब चीज। देखो इस तरह से पढ़ेंगे ना हम लोग को पूरा का पूरा चीज याद हो जाएगा। अब बताओ राष्ट्रवाद किसको कहते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्नेह, देशभक्ति की भावना को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। बोलो राष्ट्रवाद किसको कहते हैं, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव की भावना को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र किसको कहते हैं, अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान नस्ल समान धर्म के से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। और भारत जो है राष्ट्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सामान्य सभी धर्म के लोग, सभी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ शब्द आपको इस किताब में देखने को मिलेगा जी, मिलेगा ना, कुछ कुछ शब्द मिलेगा जिसका आप मतलब नहीं समझ पाइएगा तो कहिएगा सर ये क्या हुआ, तो ये सब आएगा। ये सब का हम मतलब पहले अर्थ जी बताते हैं। इस सब का क्या करते हैं, पहले अर्थ बताते हैं आप लोग को। हाँ, कोनो दिक्कत उक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर करना। और भी बहुत सारे अध्याय है आप लोग का, सबको एकदम वन शॉट हम लोग खींचने वाले हैं, हम और हमारे पूरे टीम। ठीक है, बिहार को बदलेंगे। ठीक है, बिहार के बच्चे को उच्च क्वालिटी की शिक्षा देंगे। और जो वही हम लोग देख लेते हैं उदारवादी। उदारवादी का मतलब होता है, सीधी बात बताएं, एगो देखो, अब देखो कहते हैं ना सामाजिक विज्ञान के टीचर क्या होते हैं, बोरिंग होते, किताबों बोरिंग और मास्टरों साहब बोरिंग। नहीं होगा बोरिंग। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे मसाला मारे, कहेंगे जी सर मारिए। तो देखिए उदारवादी का मतलब हुआ लव मैरिज। कहेंगे सर ये तो लव वाला बात काहे दे दिए। और ये रूढ़िवादी का मतलब हो गया अरेंज मैरिज। अब इसका तात्पर्य क्या है सर, लव मैरिज में लड़की को लड़का से प्रेम हुआ और मंदिर में गया, 10 रुपया का माला पहनाया और 2 रुपये की सिंदूर दिया, विवाह संपन्न हुआ, है कि नहीं, विवाह संपन्न हुआ। अब आ जाओ लव मैरिज में, लड़का जॉब में है कि नहीं है, लड़का कमासूत है कि नहीं, मतलब काम धाम करता है कि नहीं, लड़का के चेहरा मोहरा ठीक है कि नहीं। 4 बार देखने के लिए इधर से जाएगा, उधर से जाएगा, इधर से जाएगा, उधर से जाएगा, फिर जाके उधर से, हाँ लड़की पसंद है, बताइए कितना दहेज दीजिएगा। लड़की के बाप कहेगा साहब हमारे पास तो उतना नहीं है, 1-2 लाख रुपया देंगे। नहीं 1-2 लाख रुपया ऐसे कैसे होगा, नहीं होगा, हम शादी नहीं करेंगे। ये होता अगुआ, दोनों के बीच में जो है रहता है अगुआ, और कर लीजिए ना, नहीं कम से कम 5 लाख रुपया एगो बाइक हम लेंगे जरूर। ये दहेज चल ही रहा है, हालांकि सब कहते हैं दहेज बंद है, लेकिन कहने की बात है बंद है, लेकिन सब कोई दहेज ले रहा है आज के डेट में, है कि नहीं। तो इस बात को नहीं लेना, हम कहानी बता रहे, थोड़ा सा होता है कि तब जाके अच्छा ठीक है 5 लाख रुपया लेंगे, ऐसे करके लड़का का बाप बोलेगा 5 लाख रुपया लेंगे, ठीक है, और एगो 2 चक्का गाड़ी लेंगे, ठीक है, अब वो R15 लेंगे, बुलेट लेंगे। हाँ, अरे भैया थोड़ा कम, बहू लाने जा रहे हैं, आप किसी को दबाने नहीं जा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है। चलो वैसे भी गंदा करने का भी तात्पर्य क्या है भाई, आज के डेट में जो इस तरह से चल ही रहा है उसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते। चर्चा करेंगे तो फिर ये हमारा ये छूट जाएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद कहीं और चल जाएगा, है कि नहीं। ओके, तो आपने समझा। उसके बाद शादियों होगा तो पहले लड़का बारात साजेगा, कार्ड छपेगा, 10 जगह न्योता दिया आएगा, उसके बाद भोज होगा, भात होगा, दूसरे दिन गाड़ी सजाएगा, तब जाके इतना झोर झमेल कैला के बाद क्या होता है, बियाह होता है। तब बताइए लव मैरिज में क्या हुआ, सीधा लड़का लड़की से प्रेम हुआ, लड़की गई मंदिर, लड़का गया मंदिर, सीधे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरि सोहा, मतलब शादी जो है क्या हुआ, संपन्न हुआ। तो इसी को कहते हैं उदारवादी, और रूढ़िवादी को कहेंगे अरेंज मैरिज। और लव मैरिज
उदारवादी इनका जो होता है, उदारवादी जो लोग होते हैं जिसका अर्थ होता है आजादी। उदारवादी लोग जो है तेज बदलाव चाहते हैं और विकास को क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। सीधी लाइन में आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आइए थोड़ा अरेंज मैरिज में, ठीक है, रूढ़िवादी में ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा का मतलब हो गया पुराने युग से आ रहा है, ठीक है, पुराना पहले वाला जमाने से चला आ रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं पुराना युग से चला आ रहा है, पुराने पुस्तौनी सब चीज चलेगा। स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देती है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसे ही रूढ़िवादी कहते हैं। अब बच्चा बबुआ बताओ उदारवादी किसको कहेंगे? अब कुछ लड़का कहेगा उदारवादी जो सर जी लव मैरिज को कहेंगे, मारेंगे कि उदारवादी जो है लव मैरिज को नहीं कहेंगे। बताना उसमें जो उदारवादी किसको कहेंगे, जिसका अर्थ होता है आजादी और विकास को सीधा प्राथमिकता देना, तेजी बदलाव के साथ विकास को प्राथमिकता देना, उसे कहेंगे उदारवादी, ठीक है। अब लव मैरिज एंड मैरिज लिख मत दीजिएगा कॉपी में, और नहीं तो जो चेक करेगा कहेगा कौन से सर से पढ़ के आए हो, ये क्या हो रहा है, ठीक है। रूढ़िवादी ऐसे राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देती है, धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़िवादी। चलो ये 2 पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ गया। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नारीवादी, हाँ नारीवादी समझ में आएगा जी एकदम। हालांकि देखो एक बात बताएं, नारीवादी ये सीधी बात समझो, नारी को सम्मान देना, बराबर का अधिकार देना, है कि नहीं, उसे ही हम लोग नारीवाद कहेंगे। जैसे कि अगर यहाँ देखो जो पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के सोच के आधार पर महिलाओं को अधिकार और हितों को बोध करे, उसे ही नारीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, नारीवाद कहते हैं। हालांकि देखो पहले के जमाना वाला बात बताए बबुआ, तो आप कहेंगे बाप रे इतना नारी को सताया जाता था। नारी तो पहले साड़ी पहनती थी, आजकल की नारी साड़ी नहीं पहनती है, पता न क्या पहनती है। नारी साड़ी में ही रहती थी, ठीक है, वो एक भारतीय सांस्कृतिक संस्कार का कहा जाए, ठीक है। हम लोग के जमाने से पहले की बात बता रहे। हाँ, दूसर बात, नारी घरे में रहती थी, जहां तक स्कूल रहता था पढ़ता था नहीं पढ़ता था। 98% महिला का रहती थी, मूर्खे रहती थी। काहे कि वो उनके बाबूजी कहते थे का तोरा पढ़ा के करेंगे, तू का करबे, हाँ तोरा बियाह कर देबो, चल जीबी दूसरा यहाँ, ठीक है, वहां जाके पढ़िए, वहां चौका बर्तन करे के पढ़ी, वही चलता था। नारी जो है बहुत नारी को सताया गया। अब पता चल रहा है ना पुरुष को नारी कितना सताता है। अरे भैया यहाँ से जाओ, पटना से कभी गांधी मैदान जंक्शन से कभी गांधी मैदान जाओ तो एक बस पे सगरे लिखे रहेगा महिला। अगर गलती से हम बैठ गए, कितनो तबीयत खराब रहे, उधर से कोनो महिला आएगी, कहेगी हाँ नहीं दिखता है महिला का सीट है, अब उठना पड़ता है कि नहीं जी। महिला इतना ये सब चीजें, अब महिला जो है किसको सता रही, पुरुष को। पहले पुरुष सताया था महिला को, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, घरे में रहने दिया जाता था। हालांकि वो चीजें गलत थी, मैं मानता हूं, क्योंकि सबका समान अधिकार होना चाहिए, महिला चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों का बराबर का अधिकार होना चाहिए। लेकिन एगो शिकायत है हमको सरकार से। कहेंगे का शिकायत है? देखो शिकायत यही बात का है भैया कि वो 40 पे रिजल्ट बन जाता, हम लोग का 80 पे रिजल्ट नहीं बनता है। दोनों तो साथे पढ़ते हैं, सामान्य अधिकार दे दीजिए महोदय, है कि नहीं जी। ये बात से कौन कौन सहमत है कि नहीं? चलो भाई चलो, नारी को बढ़ना जरूरी है, नारी सम्मानित होती है, नारी का हमेशा इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। नारी जो होती है एक माँ की रूप होती है, एक दुर्गा की रूप होती है। हम लोग का जो जन्म हुआ एक माँ के वजह से हुआ, और नारी ना होती तो हम लोग का जन्म ना होता और इस सृष्टि की जो है रचना नहीं होती। इसलिए जो है महिलाओं को हमेशा सम्मान करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को। ऐसे हम मजाक में बोले, ठीक है। अब महिला कोई दिल पे मत लीजिएगा ये सर जी ना बात बोलते हैं, नहीं वैसा कोई बात नहीं, मेरा वो सोच नहीं था। नारी को समान अधिकार सम्मान राजनीतिक में हो गया या समाज में हो गया, आर्थिक क्षेत्र में हो गया, उसमें समान अधिकार दिलाना ही क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है, ठीक है। स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है, ठीक है। अब देखो विचारधारा, हम लोग क्या करेंगे कि विचार करेंगे, हम तुमको कैसे पढ़ाएंगे बबुआ, हम तुमको ऐसे पढ़ाएंगे। एक खास मीटिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे फिजिक्स ये क्या कहते हैं बिहार बोर्ड वाला आया, हमने सोचा कि पूरे बिहार के बच्चों को फ्री क्वालिटी कंटेंट देंगे, बच्चे मजबूत बने और बच्चे जिसके पास पैसा ना हो वो भी पढ़े, है कि नहीं जी।
ये सोच हम लोग का था। इस सोच के हिसाब से हम लोग और हमारे टीम जो है आए और बेहतरीन बेहतरीन क्वालिटी वाले टीचर को लेके आए, ताकि आप लोग को एक बेहतरीन शिक्षा मिल सके। तो ये जो सोच हुआ किसी खास मुद्दे पे हमने विचार किया, विमर्श किया, वही विचारधारा हो गया। एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों के समूह विचारधारा कहलाता है। इसको अगर हम लोग सामाजिक विज्ञान में जाएं तो क्या कहेंगे? खास प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों के समूह को ही क्या कहेंगे? विचारधारा कहेंगे। बोला बबुआ को समझ में आइला कि ना? हाँ, अब तो समझ में आ गया। इससे पहले जो मैंने आप लोग को समझाया था, आप लोग ने समझा कि नहीं समझा? एक बार कमेंट करके बता देना भाई हमने समझ लिया सर। अब आगे बढ़ो ना, मजा आ रहा है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति आप लोग को लगभग हम समझा दिए। अब 5-10 पेज लिखाएंगे तो नहीं हुआ समझाना, दिमाग में जो घुस गया वही हो गया समझाना। ठीक है, चलो ये चीज आप लोग समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एगो मैप आ गया। हाँ हाँ, मैप आ गया ना जी। अब कहेंगे सर मैप में थोड़ा सा एक बार और। ठीक है, अब हई देखिए, ई का है फ्रांस है, और ये जो है यूरोप का ही है। ये मैप जो है यूरोप का ही। ई का है रसियन, ठीक है, रूस जिसको बोलते हैं, रूस। ओके, रसियन गलत नहीं समझना, कोई बहुत मार मारेंगे। ठीक है, ये क्या है? रूस। और ये जो रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है रूस। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा देश है वो। ये देखो, हम लोग को पढ़ना किसके बारे में था? फ्रांस के बारे में। फ्रांस में जो क्रांति हुई, फिर से एक बार हम रिवीजन के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 16वां थे। दिख रहा जी? चलो भैया, लुई 16वां थे। ठीक है, ये सब चीज समझ में आ गया। लुई 16वां थे, कोई दिक्कत नहीं ना। फ्रांस में जो है क्या हुआ था? सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ जगी थी? फ्रांस में। कहाँ जगी थी? फ्रांस में। सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना। देखो, ये यूरोप का ही मैप है, जहाँ पे आपको फ्रांस, स्पेन, और कहाँ है? सर्डेनिया, यहाँ पे है हंगरी, ओटोमन साम्राज्य यहाँ पे है जी। ओके, इन सभी देशों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, जरा बोलते हैं अंग्रेजवा लोग। हाँ, अंग्रेजवा समझते हैं ना, जो भारत को गुलाम बनाया था जी, यही यही है ब्रिटेन के लोग। ठीक है, ब्रिटेन यहाँ पे है। और इधर इंग्लैंड वगैरह भी जी ना। हाँ, ओके, स्विट्जरलैंड यहाँ पे है जी। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक किसी को समझने में कोई बताओ किसी प्रकार की प्रॉब्लम? तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ जगी थी बच्चा? तो कहेंगे सर सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जो जगी थी फ्रांस में जगी थी। कब जगी थी? 1789 ईस्वी में जगी थी। उस समय वहां के राजा कौन थे? तो कहेंगे लुई 16वां थे। लुई 16वां थे। और फ्रांस की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। ओके, अब देखो क्या होता है। फ्रांस की तो क्रांति हो गई, ठीक है, फ्रांस की जो है क्रांति हो गई 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। 1793 में लुई 16वां को क्या दिया गया? फांसी दिया गया। ठीक है, और 1789 से लेके 1804 तक फ्रांस में फ्रांस फ्रांस पे किसी का शासन नहीं था। फ्रांस पर किसी का शासन
नहीं था, मतलब राजतंत्र था। क्या था? मतलब राजतंत्र था। अब देखो एक और यहाँ पे नाम उठ के आ जाता है, ये चीज तो आप लोग समझ गए। एक और नाम आ जाता है 1804। ठीक है, 1804 से लेके 1815 की कहानी। यहाँ पे आ जाता है नेपोलियन। कौन आ जाता है जी? नेपोलियन आ जाता है। और नेपोलियन जो थे क्या थे? सेनापति थे, सेनापति थे। और ये नेपोलियन जो थे फ्रांस के लोगों का दिल जीत लिया था। नेपोलियन लोकप्रियता हासिल किया हुआ था सबसे कम उम्र में। अरे भैया ये क्या हो गया? ठीक है, अपार लोकप्रियता हासिल किया हुआ था। लोक लोकप्रियता हासिल किया था। और फ्रांस को बहुत सारे युद्ध में जिताया भी था। फ्रांस को बहुत युद्ध में जिताया ही था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझे कि जब इसका पतन हो गया, किसका? 1789 में जो है उसको कहानी खत्म हो गया, फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बाद वहाँ पे क्या हो गया? राजतंत्र आ गया। अब वहाँ पे राजा कोई नहीं रहा। 1789 से लेकर 1804 तक वहाँ पे जो है फ्रांस की जनता जो था, फ्रांस के लोग ही वहाँ पे प्रजातंत्र ला दिए। क्या ला दिए? सीधी बात बोलो तो यहाँ प्रजातंत्र लिखे हैं जी, मतलब राजतंत्र था। अरे भाई मतलब राजतंत्र था, यहाँ पे गलत लिखा गया ना, राजतंत्र नहीं था भाई। क्या था? प्रजातंत्र था, मिस्टेक हो गया। क्या आ गया? जब राजा था ही नहीं तो कौन? राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र हो गया। क्या हो जाएगा? या तो लोगों का शासन बता दो। ठीक है, लोगों लोगों का शासन था। ठीक है, मतलब प्रजातंत्र था। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गया। अब आपसे पूछा 1789 से लेके 1804 तक फ्रांस पे किसका शासन था? तो जनता का शासन था। ठीक है, किसका शासन था? जनता का शासन था। 1793 में क्या किया गया? लुई सोलमा को मार दिया। 1789 में क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति हुई। 1804 से 1815, ठीक है, कौन फ्रांस का शासक कौन रहा? फ्रांस का शासक कौन बना रहा? फ्रांस का शासक कौन बना रहा? नेपोलियन। कौन बना रहा? नेपोलियन। अब लोग इनको क्यों बनाया? ठीक है, क्योंकि ये लोकप्रियता हासिल कर लिया था, बहुत सारे युद्ध में जो है फ्रांस को जिताया था। दूसरी बात की सेनापति था और लोकप्रियता हासिल भी किया था, कम उम्र का था भी, और फ्रांस को बहुत सारे युद्ध में जिताया था। तो लोग इनको सोचा कि भैया चलो क्या कर लेते हैं, इसको हम राजा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राजा बनाते हैं। तो 1804 से देखो 1804 ईस्वी से 1804 से 1815 तक, ठीक है, 1804 से ईस्वी से लेके 1815 तक यहाँ पे कौन आ गया? फ्रांस का शासक कौन बन गया? फ्रांस का शासक कौन बन गया? फ्रांस का शासक शासक नेपोलियन। नेपोलियन बना। और आते ही उसने क्या किया? आते ही उसने क्या किया? फ्रांस को फ्रांस में राजतंत्र राजतंत्र को क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। स्थापित कर दिया। पहले वाले सभी नियम को क्या कर दिया? पहले वाले पहले वाले पहले वाले चलो भैया, पहले वाले सभी नियम कानून कानून को क्या कर दिया? खत्म कर दिया।
कर दिया। और इनका जो था नेपोलियन का आदत था कि दूसरे देश पे भी आक्रमण कर देते थे। कौन? नेपोलियन। तो याद रखिएगा नेपोलियन का शासन कब से कब तक रहा? 1804 से लेके 1815 तक। और इसी को बोला भी जाता है नेपोलियन संहिता। नेपोलियन, ठीक है। अगर आप लोग से पूछे कभी एग्जाम में जवाब दे दीजिएगा नेपोलियन संहिता। ओके, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? बताओ भाई, एकदम हम लोग एक एक स्टेप बढ़ाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो 1815 से लेके 1800, अगर 15 की बात हम लोग कहें, 1815 से 1848 ईस्वी तक, ठीक है। कौन आ जाता है? कौन आ जाता है? मेटरनिख आ जाता है। कौन आ जाता है? मेटरनिख। मेटरनिख। अब यहाँ पे मेटरनिख आता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, जो है ये नेपोलियन को जो है, नेपोलियन को वाटरलू की लड़ाई में हरा देता है और बंदी बनाकर सेंट हेलेना नामक टापू पर रख देता है। मतलब रख देता है, वहां पे जाके रख देता है। किसको? नेपोलियन को। कौन? मेटरनिख। उसके बाद आ जाता है मेटरनिख का युग। मतलब 1815 के बाद इसको एक लड़ाई होता है, 1815 के बाद वाटरलू की लड़ाई, उसमें नेपोलियन हार जाता है, उसको बंदी बना दिया जाता है, ठीक है। 1822 के लगभग जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम आपको बता देंगे, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ तक बोलो बेटा, समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है। अब किसी को मैं बेटा बोलने का मेरा आदत है, कोई बच्चे अपने वो सीरियस नहीं लेना। गुरु हैं, शिक्षक हैं, तो बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब बताओ यहाँ तक आप लोग को कहानी समझ में आ गया? कहेंगे जी सर समझ में। थोड़ा हैंड राइटिंग अभी मैनेज करना, धीरे धीरे हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। नया स्टूडियो है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा है मुझे, ठीक है। एक एक कहानी आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। आ जाओ भाई, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, एक पॉइंट्स 2 पॉइंट्स बना लेते हैं। 1789 में, ठीक है, फ्रांस की क्रांति हुई। यार, क्रांति हुई, ठीक है। 1793 में उनकी मृत्यु हुई, तो यहीं से लिख सकते हैं से 1804 फ्रांस में प्रजातंत्र था, ठीक है, 1804 तक। और 1804 से 1815, ठीक है, कौन रहा? फ्रांस का शासक नेपोलियन बना, ठीक है। कौन बना? नेपोलियन बना। उसके बाद देख लो 1815 से लेके 1848 तक किसका शासन रहा? मेटरनिख का, ठीक है, मेटरनिख का शासन रहा। इसके बारे में हम मेटरनिख के बारे में अगले में हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये तो आप लोग का जो कास्टिंग चल रहा था अभी, ये सब जो याद हो गया होगा यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है, समझो कि आप पूरा लगभग 50% समझ गए हैं। चलिए भैया, यहाँ तक किसी को कोई समझने में कोई समस्या, प्रॉब्लम नहीं ना? आइए अब हम समझते हैं नेपोलियन के बारे में, ठीक है, लुई 16वां के बारे में। अच्छा भाई, चलो ये PDF में दे रखा था। चलो, मैंने आप लोगों को जो बताया था कि आज के समय में यूरोप में जो है 44 देश है, और 1850 से पहले निरंकुशवाद शासन चल रहा था। मैंने आप लोग को बताया कि 1789 ईस्वी में क्या होती है? फ्रांस की क्रांति होती है, और
फ्रांस की क्रांति होती है तो फिर 1789 से लेकर 1804 तक वहां पे क्या चलता है, प्रजातंत्र चलता है। 1804 से लेकर 1815 तक क्या चलता है, नेपोलियन का शासन चलता है। और नेपोलियन को वाटरलू की लड़ाई में क्या करते हैं, मेटरनिख हरा देते हैं। और 1815 से लेकर 1848 मतलब 50 तक, मानो सीधी बात 50 तक क्या चला वहां पे, मेटरनिख युग चला। ठीक है, मेटरनिख फिर क्रांतिकारी युग वगैरह सब उसी में आ गया। 1815 से लेकर 1850 के बीच में जो क्रांति हुई वो क्रांतिकारी युग हो गया था। ठीक है, वो चीज आप लोग समझ गए। वहां के जो राजा थे निरंकुश शासन चला रहे थे, वहां के लोग राजाओं को दुराचारी से परेशान होकर क्रांति कर दी। और सबसे पहला क्रांति फ्रांस में हुआ था। उस समय फ्रांस के राजा कौन थे, लुई 16वां थे। ये बात मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा जी, जो बहुत ही ज्यादा क्या थे, अत्याचारी राजा था। फ्रांस की नागरिक 1789 ईस्वी में क्या करते हैं, राजा 16 से तबाह होकर उसे फांसी पे लटका दिया जाता है। हालांकि एग्जैक्ट अगर डेट देखा जाए 1791 ईस्वी आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपके बुक में नहीं दे रखा है। 1789 से लेकर 1799 तक फ्रांस पर किसी का भी राज नहीं, लोकतांत्रिक देश बना। ठीक है, चलो ये चीज तो गलत है भाई। 1700 यहाँ पे हम ये पॉइंट को कट कर देते हैं, इसको आप लोग नहीं लिखिएगा। ठीक है, 1789 से 1804 तक फ्रांस पर प्रजातंत्र था। क्या था, प्रजातंत्र। ओके, क्या था जी, प्रजातंत्र था। ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। आगे हम लोग बढ़ते हैं जी, फ्रांसीसी। अच्छा, ये रेड जो है हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहा भाई, क्या हो रहा है। चलो, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी लिखा हुआ है जी। 1789 यार क्या लिखा है, रेड दिख ही नहीं रहा है, ब्लैक है पीछे इसलिए नहीं दिख रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम अगर पीपीटी बनाया जाएगा तो मैं बता दूंगा रेड नहीं लिखने के लिए। क्रांति का, अरे भैया पूरा का पूरा चीज नहीं दिख रहा है। वहां के लोगों ने वहां राजतंत्र को खत्म करके क्या कर दिया, प्रजातंत्र को लाया और अपना एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। चलो, किसी तरह तो हमने पढ़ा, आपको साफ सुथरा दिख रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा था क्योंकि ब्लैक है और पूरा स्टूडियो ब्लैक है, तो फिर दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई। बट कुछ नहीं भाई, मैं लिख सकता हूँ, कोई नहीं। 1789 के बाद जो क्रांति हुई, क्रांति के बाद लोग जो है, क्रांति के बाद क्या करता है, वहां पे एक सामूहिक पहचान के लिए नियम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ अच्छा नियम कानून वहां पे जीने के लिए बनाते हैं, या उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सामूहिक पहचान, या सामूहिक पहचान बनाने के लिए कदम उठाए, बदलाव किए। ठीक है, अब क्या क्या बदलाव था, प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना गया। ठीक है, प्रत्येक राज्य जो थे, फ्रांस के जो प्रत्येक राज्य थे, वहां पे एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर क्या रख दिया, असेंबली रख दिया। क्या रख दिया, नाम बदलकर असेंबली रख दिया। प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना गया था और उसका नाम बदल के क्या रख दिया, असेंबली रख दिया। दूसरा कि फ्रेंच के भाषा को क्या कर दिया, राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। कौन किया था ये, फ्रांस के नागरिकों ने किया था। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया जिसमें सबको समान कानून का व्यवस्था लागू किया। जो प्रशासनिक है, पुलिस प्रशासन, सब के लिए बराबर कर दिया। और आयात निर्यात पर जो है सीमा शुल्क जो है समाप्त कर दिया। आयात निर्यात पे जो है सीमा शुल्क को खत्म कर दिया। मतलब इस देश से जाने में, उस देश जाने में जो टैक्स लगता था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कौन, फ्रांस के नागरिक ने। 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद क्या करता है, वहां के लोग जो है अपने सामूहिक पहचान बनाने के लिए कुछ कदम उठाए थे। वो कदम थे, प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना जाता था। क्या चुना जाता था, एक स्टेट जनरल चुना जाता था, उसका नाम बदलकर असेंबली रख दिया और फ्रेंच को जो है राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया और वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था को जो है समान लागू कर दिया, सभी पे समान। ठीक है, और आयात निर्यात जो शुल्क था, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे राज्य में जो आयात शुल्क लगता था उसको क्या कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। ओके, ये चीजें आप लोग समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, फ्रांस की जो क्रांति के बाद जो था, कौन आ जाता है, 1700। यहाँ पे देखो फ्रांस की क्रांति, ये बार बार पिक्चर दे रहा है, यहाँ पे देखो 1789 ईस्वी में हुआ था। और 1789 के बाद 1789 से लेके
1804 तक फ्रांस पे किसी का शासन नहीं था, लोग वहां के फ्रांस के लोग ही वहां पे शासन कर रहे थे। बट लेकिन क्या होता है, 1804 ईस्वी में कौन आ जाता है, 1804 से लेकर 1815 तक कौन आ जाता है, नेपोलियन आ जाता है। तो भैया नेपोलियन अपना रंग रूप दिखाने लगा, और इसको लोग ही बनाए थे, वहां के लोग, ये सेनापति थे, बहुत अच्छा सेनापति थे, फ्रांस को बहुत सारे युद्ध में जिताए भी थे। तो लोग सोचा चलो भैया इसको क्या बनाते हैं, इसको राजा बनाते हैं। जैसे इसने एंट्री लिया, क्या किया, वहां पे प्रजातंत्र को हटा के डायरेक्ट क्या कर दिया, राजतंत्र ला दिया, और क्या कर दिया, सारा चीज बदल दिया। तब हम लोग सबसे पहले नेपोलियन के बारे में समझते हैं। नेपोलियन युग जो था 1804 से लेकर 1815 ईस्वी की कहानी मैंने आप लोग को समझा ही दिया है। देखो इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त, कब हुआ था, 15 अगस्त 1789। मिस्टेक 89 नहीं, 1769 ईस्वी में हो, समझ आया। देखो स्पीकर कभी कभी फंस जाता है तो गलत निकल जाता है। हो 1709, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में ना, 1769, बात समझ में आ रहा है। 15 अगस्त 1769 ईस्वी में एक महान सम्राट थे, कौन, नेपोलियन, जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्य से पूरे यूरोप का जो है इतिहास को प्रभावित किया था। अपनी योग्यता के बल पे 24 वर्ष की उम्र में, अरे भैया 24 वर्ष की उम्र में तो लोग जो है सीखना समझना शुरू करता है। 24 वर्ष की उम्र में ही क्या बन गए थे, ये सेनापति बन गए थे, और कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को ये जीत भी दिलाए थे, अपार लोकप्रियता हासिल कर ली थी, और फ्रांस का क्या बन गया, शासक बन गया। फ्रांस का ये शासक कब बना था, याद रखिएगा, 1804 से लेके 1815 तक, और इसी युग को बोला जाता है नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता, ठीक है, इस युग को क्या बोला जाता है, नेपोलियन संहिता। ये तो मैंने आप लोग को पढ़ा ही रखा था। देखो नेपोलियन युग में क्या होता है, नेपोलियन युग 1804 से जो 15 की थी, मैंने हालांकि इसकी कहानी बता रखी, लेकिन फिर से देख लो। 1804 में नेपोलियन शासन काल, जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया, तो उसने क्या किया, पहले तो प्रजातंत्र को हटाकर उसने क्या कर दिया, राजतंत्र को स्थापित कर दिया। क्या कर दिया, राजतंत्र को स्थापित कर दिया। अब ये आया तो कुछ ना कुछ, जब भी राजा आता है कुछ ना कुछ बदलाव करता है, कि भैया हम आए हैं तो कुछ ना कुछ बदल देंगे, अपना रुतबा दिखाएंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये कानून के समक्ष सबको बराबर रख दिया। चलो ये तो बेहतरीन बहुत अच्छा, संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित कर दिया इसने। दूसरी बात की भूदायित्व और जागीरदारी से मुक्ति दिलाई। क्या होता था कि किसान लोग जो है कि करे देते देते परेशान हो जाते थे, वो जमींदार को कर अलग देते थे और राजा को कर अलग देते थे। तो क्या किया, जमींदार वाला कर बंद करवा दिया, बोला डायरेक्ट कहाँ दो कर, राजा के पास दो कर। तो थोड़ा सा क्या हुआ, एक जगह तो कर माफ हुआ, तो मतलब भूदायित्व और जागीरदारी से क्या दिलाई, मुक्ति दिलाई। और नेपोलियन के समय में व्यापार और संचार बहुत ज्यादा से क्या हो रहा था, विकसित हो रहा था। नेपोलियन के समय में जो था व्यापार और संचार जो था बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, विकसित हो रही थी। आगे की कहानी हम लोग समझते हैं नेपोलियन युग में ही, 1804 से 1815। ये याद रखना, नेपोलियन कब आया, फ्रांस का शासक कब बना, 1804 में। कब तक रहा, 1815 तक, ठीक है। 1815 से लेकर 1848 तक किसका, मेटरनिक युग रहा। कौन सा युग, मेटरनिक युग रहा। उसी में क्रांतिकारी युग भी आएगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके जी। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का क्या बना, सम्राट बना। 1804 में नेपोलियन संहिता भी लागू किया गया। नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया, 1804 में ही आया, उसने लागू कर दिया। तो भैया क्या होता हो, 1815 में वाटरलू की लड़ाई होता है, जैसे कि मैंने बताया वाटरलू की लड़ाई होता है, और उसमें नेपोलियन हार जाता है। जब नेपोलियन हार जाता है, जो मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन, रूस, फरसा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ब्रिटेन, रूस, फरसा, ऑस्ट्रेलिया ने नेपोलियन को क्या करता है, कैद कर लेता है, और कैद करके इनको क्या करता है, सेंट हेलेना नामक टापू पर रख देता है। ठीक है, क्या कहता, तुम बहुत उछल रहा था। दूसर मित्र वाला का ये आया, जैसे आया एकदम बदलाव करना शुरू कर दिया, एकदम फ्रांस का जनता पूरा खुश, अरे भैया तगड़ा काम कर रहा है नेपोलियन। ये जो पहले का राजा क्या करता था, अपना देश में शासन करते करते दूसरों देश में शासन करने के लिए चाहता था, दूसरे देश पे हड़पना चाहता था। ये लड़ाई वही होता था पहले जमाने में, जानते हैं लड़ाई यही वजह से होता था कि ओकरो देश का अपना ले, समझे, ओकरो देश के अपने इधर देश को अपने इधर कर ले, यही होता था। तो जो था
मित्र राष्ट्र जो था ब्रिटेन, रूस, परसा, ऑस्ट्रेलिया, लड़ाई हो रहा था। वाटरलू की लड़ाई में क्या होता है, नेपोलियन जाता है हार, और नेपोलियन जब हार जाता है तो क्या होता है, इनको जो है नेपोलियन को कैद करके सेंट हेलेना नामक टापू पे रख दिया जाता है, और 1821 में नेपोलियन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो भैया नेपोलियन की कहानी यहाँ तक खत्म। बात समझ में आ गया आप लोग को। अब आएगा 1815 से लेके 1850 की कहानी हम लोग समझेंगे। आइए 1815 से लेके 1850 में कौन आ जाते हैं, 48 ऐसे कि ये युग दे रखा है, 1815 से लेकर 1848 का युग मेटरनिक युग कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यूरोप की विजय शक्ति जो होता है, कौन कौन होता है, ब्रिटेन, रूस, परसा, ऑस्ट्रेलिया ने नेपोलियन की मृत्यु के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया। 1815 में ही क्या हुआ था, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। ठीक है, 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ही हुआ था। और कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में ही हुआ था। सम्मेलन बुलाया गया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब वियना सम्मेलन की अध्यक्षता जो था कौन कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन, मेटरनिक ने किया। वियना सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। ठीक है, अब मेटरनिक बहुत ही हरामी था, बहुत ही अत्याचारी था, निरंकुश बात था, तो और समेट ले रहता था, पूरे समेटना चाहता था, समझे। मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था जिनकी मुख्य उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, इनका मुख्य तत्व यही था। ओके, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे वियना सम्मेलन की उपलब्धियां, बदलाव क्या क्या हुआ। वियना सम्मेलन में सबको बुलाया, मेटरनिक बुलाया, चल भाई वियना सम्मेलन कर रहा था, सबको बुलाया, बोला आओ यहाँ पे। उसने क्या किया, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने कई राज्य में विभाजित कर दिया। सबको तो अपना अपना चमचा को देना था, इटली को क्या किया, अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया, बहुत सारा टुकड़ा कर दिया। ठीक है, वियना सम्मेलन में। और सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया कि जाओ भैया वहां पे तुम शासन करो, एकदम प्रतिक्रियावादी, जहां पर अत्याचार वगैरह करना जो करना करो। मतलब वो गणतंत्र का सीधे समझो विरोध करता था, क्या चाहता था, राजतंत्र, राजा ही चलाएगा। ठीक है, रोम और उसके आसपास के सभी राज्य पोप को दे दिया। भैया पोप जो होता है चर्च के पुजारी को कहा जाता है, ठीक है, दे दिया। लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुता कायम हुआ। ठीक है, ये बांट दिया सबको। जनेवा और पिडमाउंट के राज्य में शामिल कर दिया, क्या कर दिया, शामिल कर दिया। जर्मनी में 39 रियासत के संघ पर ऑस्ट्रिया का अधिकार कायम कर दिया। मेटरनिक हर हाल में चाहता था कि कहीं पर भी राष्ट्रवादी भावना न जगे। भैया हुआ था, जगह कहाँ था राष्ट्रवादी भावना, फ्रांस पे चारों तरफ से घेर दिया। ये फ्रांस पे घेरने के बाद फ्रांस पे जीत, इसने विजय पा लिया, नेपोलियन को मार दिया। 1815 ईस्वी में उसको जो है वाटरलू की लड़ाई में क्या कर दिया था, युद्ध में हरा दिया था। और हराने के बाद उसको क्या क्या, सेंट हेलेना नामक टापू पे रख दिया था। और 1821 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गया। और हम ये सब बार बार काहे दोहरावेले, कहेंगे काहे ले सर, काहे कि तोहरा लोग के याद हो जाई, और याद हो जाए तो एग्जाम में फोड़ देवा, है कि ना जी। हमरो भोजपुरी नहीं आता बोलने, लेकिन चलो कोई नहीं। अब देखो, जब नेपोलियन मरा तेकर अपना मनमौजी चलने लगा, सबको बांट दिया। इटली को जो है बहुत भाग में बांट दिया, इटली को अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए सबको अलग अलग कर देना, मतलब समझ रहे हैं। जब मिलाप होगा ही नहीं तो टकराव कहाँ से होगा, है तो अलग अलग बांट दिया कि कहीं से कोई चिंगारी ना उठे, सब पे अपना अपना आदमी दे दिया। हाँ, तुम इसको संभालो, तुम इसको संभालो, तुम इसको संभालो, कर दिया। ओके, चलो भैया आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। फ्रांस पर शासन की अगर हम लोग बात करें, देखो लुई 14वां। अब ये बुर्बो वंश जो था, बुर्बो वंश की कहानी सुना, इधर लग रहा है ये जो बुर्बो वंश के जो शासक थे वो अपने बाल बच्चा का नाम रखने के लिए नहीं जानता था। कहेंगे काहे सर जी ऐसा काहे बोल रहे, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 17वां, बकलेला आता कभी भारत, यहाँ पे सोहना, मोहना, रोहना, ढोहन, कमला, ढमला, बहुत सारा नाम है। लुई 16वां, 14वां, 15वां, का है नाम,
फ्रांस के लोग ये तो वीडियो देखेंगे नहीं, देखेंगे तो मजा आ जाएगा। चलो भाई, लुई 14वां जो था फ्रांस पे शासन कब से कब तक किया? 1643 से लेके 1715। और इनका एक तथ्य था कि भैया मैं ही राजा हूं और मैं ही राज्य भी हूं। और जब लुई 15वां आया तो यह एकदम इसने 1715 में आया और 1774 तक रहा। कहा मेरे से अच्छा कोई ना, एक मुंह लग रहा था मुर्गा जैसन, कह रहा था मेरे से अच्छा कोई ना। देखो मुर्गा जो है ऐसे ऐसे फुदकेगा, ठीक है, मुर्गा ऐसे ऐसे फुदकते रहता है, वो सोचता है कि हमरा से अच्छा कोई नहीं है, टीक झोलेते रहेगा, समझे है कि नहीं। देखो लुई 16वां आया, ई तो पत्नी के प्यार में पागल था। कहा कि पत्नी केकरा से फेर चलने लगा था? रास्पुटिन से चलने लगा था, ठीक है। कब तक रहा? 1774 से लेके 1789 तक रहा, ये कम ही दिन रहा, ठीक है। और फ्रांस के नागरिक जो है 1789 से लेकर 1804 तक, ठीक है, फ्रांस की नागरिक फ्रांस पर से शासन किया था, मतलब प्रजातंत्र चला था 1789 से लेके 1804 तक। और अगर पूछे फ्रांस की क्रांति कब हुई तो याद रखिएगा 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ये डेट भी याद रखना है। नेपोलियन कब से कब तक रहा? 1804 से लेकर 1815। लुई 18वां आया, 18वां जो आया 15 से लेके 1824 तक रहा। किसने बनाया था उसको? मेटरनिख ने बनाया था, बुर्बो वंश के शासक को फिर ला दिया। और चार्ल्स दसम जो था, ठीक है, चार्ल्स दसम 1824 से लेकर 1830 तक रहा। इस प्रकार से शासन हुआ फ्रांस पे, ओके। अब जो है पूरे तरह से 1815 से लेके 1848 तक जो किसका शासन रहा? मेटरनिख का रहा। और मेटरनिख जो है सब जगह विभाजित कर दिया, सबको अलग अलग भाग में बांट दिया और सब पे अपना राजा को कायम कर दिया। हे तू संभाल, हे तू संभाल। यही चीजें चल रही थी। आ जाओ भाई आगे। अब यूरोप में राष्ट्रवाद, ये तो बांट दिया था, फ्रांस पे सब तरह से चारों तरफ से कब्जा कर लिया था। ये देखो चिंगारी यहीं से लगा है, फिर आग लगेगा। ये जो था यूरोप में फ्रांस में जब राष्ट्रवाद हुआ, लोग जो 1789 से लेकर 1804 तक जो चीज़ें देखी उसने अच्छा लगा, तो सब जगह धीरे धीरे फैलने लगता है कि नहीं। ये राजा बहुत मनमोहनी करता है, हम लोग सब मिलके एक बार इसको तोड़ेंगे जरूर। यूरोप में जो है धीरे धीरे राष्ट्रवाद की जो भावना जो है सब जगह फैलने लगती है। तो देखो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगती, किसी भी राष्ट्र का निर्माण होने के लिए एक सामूहिक पहचान, सांस्कृतिक परंपरा आदि की जरूरत था, ठीक है, आदि की जरूरत था। और यूरोप में क्या किया उसने? अलग अलग समाज थे। यूरोप में क्या थे भाई? अलग अलग समाज थे। जैसे हैब्सबर्ग के समाज थे लोग, कुछ जर्मनी लोग थे, ठीक है, जर्मन लोग, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली, अलग अलग भाषा बोलने वाले भी लोग थे। तो जब देखो मेल मिलाप कब होगा? और भैया एक बिहारी जो है, बिहारी को आराम से पहचानता है, का हो, का हाल बा, तो समझ आती बिहारी ये हो, ना तो गमछा देख लिया थी बिहारी ये है कि नहीं। तो बिहारी सब एक बिहारी टॉप पे भारी, है कि नहीं जी, कहा जाता। तो देखो ये एक सामूहिक पहचान जरूरी था। अब बिहार में आ जाएगा बंगाली लोग, हाँ, यूपी बिहार तो भाई भाई है, चलो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बंगाली आ गया तो हम की कथी करे छी, हमको पता नहीं इसका मतलब की होता है नहीं होता, हम बोल दिए, ठीक है। तो हम लोग की क्या मजाक ही उड़ाएंगे, दोनों मेल मिलाप होगा कभी बताओ? है, हालांकि चलो हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन आधा आ जाएगा बंगाल का इधर, केरला का उधर, केरल वाला जो तमिल बोल रहे हैं काल मकबा, हमको तो पता भी नहीं हम क्या बोल रहे हैं, बट इसी तरह बोलते हैं, तो कभी मेल मिलाप होगा जी? नहीं होगा। हम राष्ट्रवाद की भावना को ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो यूरोप में वैसे ही लोग थे, अलग अलग समाज के लोग थे, अलग अलग समाज के लोग थे, हैब्स वर्ग के समाज थे, कुछ जर्मन लोग थे, फ्रेंच लोग थे, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। इसलिए यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जो था नहीं जगता था। लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए क्या क्या करना होता है? यूरोप के समाज की संरचना को समझना होगा। ये यूरोप में राष्ट्रवाद जो है धीरे धीरे विस्तरित होगा। कैसे होगा? यूरोप की जो समाज की संरचना हम आपको समझाते कैसे थे वहाँ के लोग और किस तरह से बटी हुई थी। उदारवादी राष्ट्रवाद, रूढ़िवादी, क्रांतिकारी। रूढ़िवादी आप लोग को समझा दिए, उदारवादी भी आप लोग को समझा दिए, लेकिन आगे भी समझाएंगे। अब यहाँ पर आप कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ पे तो हमको समझे में ना आया, आई आप तो आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं भाई, टेंशन मत लो। यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए क्या क्या जरूरत है?
वहाँ के समाज जो संरचना था, समाज की संरचना था, उनको एक होना होगा। उदारवादी राष्ट्रवाद भी होना होगा, रूढ़िवादी भी लोग चाहिए और क्रांतिकारी तो चाहिए ही चाहिए था। लेकिन आइए सबको एक एक करके हम लोग समझते हैं किस प्रकार से यूरोप के जो समाज में थे 19वीं शताब्दी के पहले दो भाग में बटा था। यूरोप का जो समाज था 18वीं शताब्दी के पहले दो भाग में बटा हुआ था। ठीक है, अब देखो एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। ठीक है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग को ही बोला जाता है कुलीन वर्ग। याद रखिएगा, उच्च वर्ग को ही क्या बोला जाता है? कुलीन वर्ग। उच्च वर्ग में कम जनसंख्या थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे उनकी संख्या कम, और वो अमीर आदमी रहते थे, जमींदार, उनका वर्चस्व अधिक रहता था। देखिएगा, अमीर आदमी कम होते हैं और गरीब आदमी ज्यादा होते हैं। उच्च वर्ग के लोग को ही क्या बोला जाता है? कुलीन वर्ग। ठीक है, उच्च वर्ग में कम जनसंख्या तथा उच्च वर्ग के वर्चस्व जमाने वाले लोग थे, और जमींदार यानी ढेर सारे खेतों का मालिक सभी अधिकार दिए जाते थे उच्च वर्ग को। लेकिन वही निम्न वर्ग की हम लोग बात करते हैं, जो कृषक वर्ग के लोग थे। निम्न वर्ग का जनसंख्या बहुत ही अधिक था। निम्न वर्ग यानी जमीनहीन, यानी निम्न वर्ग वाले लोगों के पास जमीन नहीं रहता था, यहाँ तक कि वहाँ के लोग अपना घर भी नहीं बनाए थे, किराए के जमीन पर रहते थे, और किसी भी प्रकार के इनको अधिकार नहीं दिया जाता था। इसी में क्या होता है, यूरोप के समाज में ही दो वर्ग थे, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। फिर एक और वर्ग आ जाता है, मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे, वो क्या थे? पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर, इंजीनियर, सब इसी में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यूरोप समाज और असमान रूप से विभाजित थे। 19वीं शताब्दी के बाद एक नया वर्ग जुड़ा, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के लोग सभी पढ़े लिखे लोग होने के कारण उसने क्या किया? उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग की, उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग की। देखो, यूरोप में 19वीं शताब्दी से पहले, यूरोप में 19वीं 19वीं शताब्दी से पहले दो वर्ग थे, एक उच्च वर्ग, और दूसरा निम्न वर्ग। और एक नया वर्ग आया था, नया वर्ग जो आया था मध्यम वर्ग, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। इसमें पढ़े लिखे लोग थे। ओके, और इसका कहना था उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग करता था। देखो, पढ़ा लिखा डायरेक्ट जोर करता, फोकस वंदा किस चीज पे? स्पॉट, मतलब जो कार्य है उसी चीज पे फोकस करते पढ़े लिखे लोग। अब यहाँ पे मध्यम वर्ग वाला उदारवादी था। उदारवादी का मतलब बताएं हम आपको, लव मैरिज, है कि नहीं जी? ओके, चलो भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे उदारवादी राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष सब एक समान, सरकार का पक्षधर, बाजार की स्वतंत्रता, उदारवादी राष्ट्रवाद इसी को बोला जाता। मतलब ये डायरेक्ट विकास की ओर बढ़ता है। ठीक है, इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद की विचार धीरे धीरे क्या होने लगा, सब जगह एक दूसरे से सब जगह फैलने लगती है, और सब जगह फैलने लगा। सभी लोगों का मांग होने लगा कि उदारवादी राष्ट्रवाद चाहिए, जिससे हम लोग स्वतंत्र रहे, सबके लिए कानून समान होगा, सरकार सबके लिए नियम और शर्तें समान लगाएंगी। तो ये सब देखते हुए जो है उदारवादी लोग ने राष्ट्रवाद का धीरे धीरे प्रचार प्रसार किया कि भैया हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कानून के समक्ष सब एक अधिकार चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। कहते हैं सब धीरे धीरे इस चीज पे आने लगा, किसमें? उदारवादी राष्ट्रवाद में सब आने लगा। धीरे धीरे इसकी विचारधारा जो है सब जगह फैलने लगी। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं जोल्वेराइन। ये पूछा जाता, और जोल्वेराइन जो था व्यापारियों के लिए था। ये सीमा शुल्क अधिक लग जाता था, उस समय पैसा जो था, सिक्का अधिक था। ठीक है, और हर जगह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाइएगा तो वहाँ का पैसा चेंज हो जाता था, और पैसा चेंज होता था तो टैक्स लग जाता था। तो देखो, ये जो था जोल्वेराइन, इस संगठन से जितने भी शुल्क अवरोध था उसे खत्म कर दिया। मुद्राओं की संख्या पहले की अपेक्षा कम कर दिया, क्योंकि पहले प्रत्येक राज्य में अलग अलग मुद्राएं चलती थी, जिससे व्यापारियों को क्या होता था, दिक्कत का सामना करना पड़ता था पैसे बदलने, और हर राज्य में अपना अपना सिक्का हुआ करता था। लेकिन मुद्राओं की संख्या कम करके 2 कर दिया गया। पहले कितना था? 30 था, 30 था ना जी? हाँ, और इससे पहले 30
से भी ज्यादा मुद्राएं थी। क्या कर दिया, जोल्बेराइन जो था व्यापारियों का एक संगठन था, जिसमें व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य जब भी व्यापार करने जाते थे उनको पैसा बदलने में बड़ा ही तकलीफ हुआ करता था, इसलिए ये जोल्बेराइन बनाया गया, जिसमें जो है सीमा शुल्क अवरोध खत्म कर दिया गया और सिक्कों को कम कर दिया, ताकि पैसा एक्सचेंज कराने में, बदलाव कराने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़ा। इसी जोल्बेराइन यही था। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे समझते हैं। आगे हम लोग समझते हैं नेपोलियन के समय जो था और चीजें। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन था वही वोट दे सकता। देखो नेपोलियन थोड़ा सा इधर उधर किया था, दूसरे देश में इनको एंट्री नहीं लेना चाहिए था, लेकिन पहले के राजा था ही, दूसरे के देश में हड़पना चाहता ही था, है कि नहीं। चलो भैया आइए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। जिसके पास धन था वही वोट दे सकता है। जो रूढ़िवादी आया 1815 के बाद, एक नया रूढ़िवादी आया। 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया, पर्सा, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर नेपोलियन को हराया था वाटरलू की लड़ाई में। इसके बाद यूरोपीय सरकार की पारंपरिक संस्थाएं एवं परिवार बनाए रखना चाहता था। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय में जितने भी बदलाव हुए थे उन्हें क्या कर दिया, खत्म कर दिया, जिसके लिए एक समझौता किया गया था जिसका नाम था वियना समझौता। और वियना समझौता कब हुआ था, समझौता 1885 में हुआ था। नहीं 1985 दे रखा है। ओके, वहां पे क्या हुआ था, 1815 था ना जी, वियना समझौता हुआ था ना उसी समय। वियना में बुला के एक समझौता हुआ था, तो ये गलत दे रखा है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। वियना समझौता का बदलाव क्या क्या हुआ। पहले तो फ्रांस की सीमा पर कैद कर दिया, चारों तरफ से घेर दिया। भाई फ्रांस इधर उधर बहता का, कि राष्ट्रवाद की भावना यही जगह था। एकदम मेटरनिक का दिमाग हो गया गरम कि किया उसने, फ्रांस की सीमा को अब कई राज्य उस पर कायम कर दिया, ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तारण न कर सके। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए पूर्व वंश, जो फ्रांसीसी क्रांति 1789, ठीक है, हटाए गए क्रांति के बाद, मतलब 1789 के बाद जो हटाया गया था बुर्बो वंश, ठीक है, बुर्बो वंश, ठीक है, बुर्बो वंश को फिर से क्या कर दिया, सत्ता में बहाल कर दिया, और राजतंत्र को क्या कर दिया, मेटरनिक ने वहां पे जारी कर दिया। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्रांतिकारी युग। क्रांतिकारी युग जो था, यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णय के विरुद्ध में क्रांतिकारी ने जन्म लिया। अब भैया वहां पे फिर से क्या, मेटरनिक युग आ गया। 1815 से लेकर 1848 तक का कौन सा युग, मेटरनिक युग। अब फिर से वहां पे वही धंधा चलने लगा जो पहले चल रहा था, जो पहले लोग को सताया जाता उसी प्रकार से सताया जा रहा था। तब क्या होता, वहां पे धीरे धीरे क्रांतिकारी लोग जो है उगने लगा। अब क्रांतिकारी उगने लगा, उसके जो क्रांतिकारी थे अंदर ही अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावनाओं को फैलाने लगा। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर खुफिया समाज का निर्माण किया, जिसका गुप्त खुफिया समाज के निर्माण का काम किया गया, जिनका मुख्य मकसद, लक्ष्य जो था एक ही था कि भाई राष्ट्रवाद की भावना को सब जगह लाना है, राष्ट्रवाद का बदलाव, वियना संधि का विरोध करना है, स्वतंत्रता के लिए लड़ना है। सबका यही थी, क्रांतिकारियों का एक ही लक्ष्य था, ठीक है, क्रांतिकारियों का एक ही लक्ष्य था। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं जोसेफे मोत्सनी, मतलब ये जो था इनका नाम मेजनी जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, मेजनी एक इटालियन थे, जिन्होंने अंदर ही अंदर दो गुप्त संगठन बनाया था। दो गुप्त संगठन जो बनाया था, यंग इटली और यंग यूरोप, जिसको वर्ण भी बोला जाता है। तो मेजनी ने दो संगठन बनाया था, जिसका नाम क्या था, यंग यूरोप और यंग इटली। यंग यूरोप और यंग इटली। सभी रूढ़िवादी मेजनी से डरते थे, इसलिए एकीकरण करना चाहते। जो रूढ़िवादी लोग थे वो मेजनी से डरते थे, उसलिए क्या करना चाहता था, एकीकरण करना चाहते थे। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, क्रांतिकारियों का जो युग रहा 1830 से लेकर 1848, ठीक है, और मेटरनिक का जो युग रहा कब से कब, 1815 से लेकर 1848, ठीक है, अच्छा 1884 यहाँ पे ना। हाँ, क्रांतिकारियों का युग रहा 1830 से लेकर 1848 तक। ओके, यूनान के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 से ही प्रारंभ हो गया था। यूनानी लड़ाई में अनेक मदद किया। इस लड़ाई में यूनानी खुद थे और कुछ पश्चिमी यूरोप के भी लोग थे। कलाकारों ने भी अपनी पेंटिंग से इसे मदद की
और इसमें शामिल भी थे। इसमें पूरे यूरोप राष्ट्रवाद का विचार बहुत ही मजबूत हो गया और युद्ध के बाद 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि पेश किया गया, जिसे यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पे आप लोग कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया, जो क्रांतिकारी जो युग चला था मेटरनिख के ही समय से चला था। मेटरनिख धीरे धीरे मेटरनिख का जो युग था 1815 से लेकर 1848 तक की जो युग था वो मेटरनिख का ही युग था। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे लोग जो है, यूरोप के लोग राष्ट्रवाद की भावना जो है अंदर अंदर ही फैलाने लगा था, क्रांतिकारी जो है अंदर अंदर ही संगठन बनाने लगा था। ठीक है, तो यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में, यूनान में स्वतंत्रता के लिए 1821 में ही प्रारंभ हो गया था। यूनानी लड़ाई में अनेक मदद किए थे। ठीक है, और इस लड़ाई में यूनानी खुद कुछ यूरोपीय पश्चिमी यूरोपीय के थे और कुछ कलाकारों ने अपनी पेंटिंग से मदद किया था राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में। इसमें पूरे यूरोप राष्ट्रवाद के एक विचार बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और इस युद्ध के बाद 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि पेश किया गया, जिससे यूनान की एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। ओके, ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं रोमानीवाद। रोमानीवाद जो थी, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे राष्ट्रीय विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होगा, इसके लिए हम काव्य कला, कहानी, खिस्सा, संगीत की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे रूस में एक भाषा पॉलिश का प्रयोग एक राष्ट्रवादी के रूप में किया गया। अब देखो भैया हो, तो अब बाथरूम की बात बताते हैं। भारत में जो है अलग अलग तरह से किया गया कि भैया सड़क पे जो है बाथरूम नहीं करना है, पिक्चर बनाया गया, बहुत सारी चीजें जो है एड वगैरह लगाया गया है ही नहीं कि बाथरूम ना करे। तो वही होता है कि लोग का जो है सोच कब बदलेगा, तो दीवार उवाल पे पेंटिंग, कविता, कहानी बच्चा पढ़ेगा, किताब में भी दे दिया है। ठीक है, बहुत जगह आप लोग देखिएगा। तो ये जो है राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे कविता में, कहानी में घुसेरने लगा, पेंटिंग करने लगा। तो राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे लोगों के पास मजबूत हो। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना जगे ताकि वहां के लोग जो है स्वतंत्र हो सके, राजतंत्र को खत्म कर सके। ओके, इस प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1830 से 48 में यूरोप की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही खराब हो गई। अब देखो 1830 से जो 48 की जो बीच क्रांतिकारियों का जो युग था, ठीक है, क्रांतिकारियों का जो युग था 1830 से लेकर 1848 तक का, उसमें क्या होता, क्रांतिकारी जो युवा लोग थे वो तो चल गए लड़ने। अब यहाँ पे खाने के लिए कौन पैसा कमाएगा, कौन देगा, तो यहाँ पे भूखमरी आने लगा। यूरोप की आर्थिक स्थिति बहुत ही कठिन था। ठीक है, इस समय यूरोप का स्थिति इतना डगमगा गया था कि भूखमरी यूरोप में शुरू हो गया था, क्योंकि इस समय जो यूरोप के लोग थे खेतों में अनाज के लिए जो पौधे लगाए थे सभी डूब भी गए थे और इधर भूखमरी शुरू हो गए थे। बहुत ही ज़्यादा कठिनाई के सामना करना पड़ रहा था। इसमें यूरोप को जो है, यूरोप के जनता सब फिर कहाँ जाते, राजा के पास, राजा सही कीजिए, राजा सही कीजिए, है कि नहीं। अब यहीं पे जो है मामला डगमगा जाता है, जन विद्रोह हो जाता है। लोग जाता है कहाँ लोग जाता है किसके पास, राजा के पास। राजा जी कुछ करो, ध्यान दू ना। जन विद्रोह जो है शुरू हो जाता है। अब भूख लग गया, भूखमरी होने लगा, तो लोग कहाँ जाएगा, राजा के पास ने। यूरोप के जितने भी लोग थे उसने सरकार के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिए। सरकार को वह लोग बताना चाह रहा था कि आप कि अब मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि अब हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। आपके नियम शर्त मुझे पसंद नहीं है, आप हमें जो जरूरत है उन चीजों की पूर्ति करें, हमारी मांगे पूरा करो। कौन, जन विद्रोह हो गया। कब, 1830 से लेके 1848 में क्या हुआ था, जन विद्रोह हुआ था। ठीक है, विद्रोह हुआ था, क्यों हुआ था, भूखमरी के कारण, भूखमरी के कारण। ओके, आ जाओ भैया आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं जर्मनी के एकीकरण को। अब हम लोग समझ लेते हैं जर्मनी को क्या किया था मेटरनिख, अलग अलग भाग में बांट दिया था। इटली को भी अलग अलग भाग में बांट दिया था। अब जर्मनी के एकीकरण करने का मतलब हो गया कि एकीकरण का मतलब क्या हो गया, एक करना। सब जो छोटे छोटे राज्य में विभाजित कर दिया था सबको एक करना था। ठीक है, सब पे अलग अलग शासन दे दिया था। अब देखो 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश किया, परंतु वह जर्मनी को एकीकरण नहीं कर पाया, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज ने मिलकर दबा देता था। यह भार परसा को दे दिया। तो भैया बोला, परसा बोला अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो भैया हमको दे दो। परसा जो है, परसा ले लिया। और उस समय परसा जो था, उस समय परसा का मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क था।
जिनको परसा की राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व किया, ठीक है। और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस से तीनों से युद्ध में परसा की जीत हुई थी। परसा अभी एकदम शक्तिशाली था और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और जनवरी 1871 में वर्साय में हुई थी। और एक समारोह में परसा ने राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का क्या बना दिया, सम्राट घोषित कर दिया। अब भैया समझ में आया? यहाँ पे कहानी आप लोग को बिल्कुल ही नहीं समझ में आया होगा, कहेंगे सर से ये नहीं समझ में आया। और भैया सुनो, 1848 में यूरोपियन सरकार ने कोशिश किया कि जर्मनी को हम एकीकरण कर लें, लेकिन नहीं हुआ। फौजवाद जो था, फौजी वगैरह फौज शासन चल रहा था, तो जो दबा देता था राजा को, कुछ नहीं चलने देता था, बाहर दे दिया परसा को। बोला रे भाई परसा तुम ही संभालो। परसा बोला ठीक है। और उस समय परसा एकदम ताकतवर था, ठीक है ना। काहे कि यह बार परसा लिया और उस समय परसा का मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क थे, जिनको परसा राष्ट्रीय एकीकरण के नेतृत्व के लिए दिया गया। और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों से इसने युद्ध जीता था, ठीक है। और एकीकरण की प्रक्रिया इसने ही पूरा किया। कब किया? जनवरी 1871 में। कहाँ पे? वर्साय में, ठीक है। एक समारोह में परसा ने क्या किया? परसा ने राजा विलियम प्रथम को जर्मनी के सम्राट घोषित कर दिया। क्या कह दिया? जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया। ओके, ये चीजें समझ में आ गया। जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण में जो बाधाएं थी वो समझ लो, क्वेश्चन करके हमने दे दिया। जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य में था, जिसमें 300 से 300 छोटे बड़े राज्यों में थे, जिसमें उनमें धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। वहां परसा शक्तिशाली राज्य था, वह अपना प्रभाव बनाए हुए थे। उसमें जर्मनी राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समझ में नहीं आ रहा था। यही बाधाएं थे जर्मनी के एकीकरण में। क्या बाधाएं थे? पहला बाधा, बहुत सारा जो राज्य को जो है विखंडित कर दिया गया था, और सब जगह पे जो था क्या था? असमान रूप से धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक विषमताएं फैली हुई थी, तो इसलिए वहां पर राष्ट्रवाद की भावनाएं नहीं जग रही थी, ठीक है। और वहां परसा शक्तिशाली राज्य था, वह अपना प्रभाव बनाए हुए थे, जिसमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समझ में नहीं आ रहा था। आगे देखो, हम लोग इटली जर्मनी के एकीकरण को हम लोग पढ़ ही रहे। तो देखो ये जो है पूछा जाता है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का कुछ पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट ही लिए हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ओके, इटली जर्मनी का एकीकरण इतिहास में 19वीं सदी के पहले इटली में 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक किसको कहा जाता है? जोसेफे मेजनी को कहा जाता है। मेजनी का जन्म जो हुआ था, कहाँ हुआ था? जनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया था भैया। इटली के एकीकरण की तलवार किसको बोला जाता है? गैरीबाल्डी को बोला जाता है। ये सब पॉइंट नोट कीजिएगा। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है, ठीक है। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफे मेजनी ने किया था। ओके, कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को? ये एक 2 पॉइंट जो है आप लोग नोट करते चलिएगा। हालांकि फाइनल पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन ये नोट आप लोग जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग के लिए बढ़िया होगा। अब देखो पॉइंट ही है, गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से देखो हम इसमें अगर चाहते तो एक लंबी कहानी बनाते, लंबी कहानी बनाने की जरूरत ही नहीं थे, यहाँ पे पॉइंट ही पढ़ना है तो आराम से समझ सकते हैं। ओके, एक पॉइंट आप लोग को समझाते हैं। गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया। लाल कुर्ती सेना का संगठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। विक्टर एमोनियल सर्डेनिया का शासक था। विक्टर एमोनियल सर्डेनिया का क्या था? शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लॉम्बार्डी और सार्डेनिया राज्यों के मेल से हुई थी, ठीक है। इटली के राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1771 ईस्वी में रोम के संयुक्त इटली की राजधानी घोषित कर दिया। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया। रोम को, इटली की राजधानी रोम को घोषित कर दिया। कब? 1871 ईस्वी में। आगे आते हैं, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक को हाथ में दे दो। यह कथन जो है किसने कहा था? जोसेफे मेजनी ने कहा था। अगर
समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व किसी युवा लोग को दे दो। ठीक है, अब देखो भैया 24 साल का अगर मुखिया बना दो तो बवाल करेगा, है कि नहीं। अच्छे काम करते हैं युवा जो होते हैं, अच्छे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि बुजुर्ग लोग खराब काम करते हैं, सब अच्छे काम करते हैं, है कि नहीं जी। आ जाओ भाई, इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूल ने किया था और इटली की एकता का जन्मदाता भी नेपोलियन था। इटली के एकता का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन था। इटली का एकीकरण किसने किया था? काउंट काबूल ने किया था। कब किया था? 1871 ईस्वी में किया था। आगे जोसेफे मेजनी, जोसेफे मेजनी रिपब्लिक पार्टी का प्रमुख, रिपब्लिक पार्टी का प्रमुख, इटली के संस्थापक। इसका लक्ष्य शिक्षा के साथ इटली का एकीकरण 1831 से लेकर 1848 का जो युग था, क्रांतिकारी विद्रोह असफल रहा और असफलता से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सर्डेनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमोनियल द्वितीय, ठीक है, द्वितीय पर आ गया था। ओके, चलो इसके बारे में तो हम पढ़ा ही दिए थे। चलो आगे देखते हैं। काबूल, यह ना ही क्रांतिकारी थे और ना ही जनतंत्र में ये विश्वास रखते थे, समझे। फिर भी इसे एकीकरण प्रक्रिया में सहयोग और नेतृत्व किया इसने और चतुर कूटनीतिज्ञ था। विक्टर एमोनियल जो था, सॉरी, काउंट काबूल जो था कूटनीतिज्ञ था, जिसने फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें काबूल जो है क्या कर लिया? जीत लिया था। ठीक है, लाठी फरसा से अगर जीतना हो तो किस चीज से? कूटनीतिज्ञ जाना चाहिए। राजनीतिक के साथ अगर कूटनीतिज्ञ नहीं आए तो राजनीतिक आप कुछ नहीं जान रहे, समझे। काबूल जो था क्या था? ये ना तो क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास था। फिर भी ये एकीकरण की प्रक्रिया में सहयोग और नेतृत्व किया था। चतुर कूटनीतिज्ञ था, जिसने क्या किया? फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के जो युद्ध हुआ था, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के जो बीच युद्ध हुआ था उसमें काबूल को क्या किया था? जीत लिया था। काबूल क्या किया था? जीत लिया था। आगे हम लोग देखते हैं जोसेफे गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी जो था हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1807 ईस्वी में दक्षिणी इटली सिसिलिया राज्य में प्रवेश कर गए और स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहा और स्पेनिश शासक के युद्ध में बड़ा योगदान रहा और इन तीनों के वजह से ही इटली का एकीकरण हुआ। विक्टर एमोनियल द्वितीय ने एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया क्योंकि वह दयालु और सार्डिनिया के राजा भी रह चुके थे। ठीक है, जोसेफ मेजनी के बारे में कुछ पॉइंट्स जो था आउट ऑफ बुक था, तो वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया ताकि आगे आप लोग को याद रखना है कि नहीं जी, बोलो ना। हाँ, आ जाओ भाई आगे देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण देखो, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम को प्रधानमंत्री बनाया था। विलियम प्रथम को क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य जो था पर्सा था जी। ओके, बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में पर्सा का नेतृत्व चाहता था। ओके, आ जाओ। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी, ठीक है, 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे लगता था? फ्रांस से लगता था। पॉइंट है ये सब। अब देखो, बिस्मार्क ने 8 फरवरी 1871 में विलियम प्रथम को जर्मन संघ का ताज पहनाया। ठीक है, क्या किया? ताज पहनाया। ओके, बिस्मार्क को सबसे अधिक डर किससे था? बिस्मार्क को सबसे अधिक डर फ्रांस से था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था और इसका जन्म जो हुआ था 15 मई, यहाँ पे गई लिखा हुआ, मई 1771 को कॉब्जेल नामक नगर में हुआ था और उसके पिता का संपत्ति और जागीर नेपोलियन बोनापार्ट क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था, बदला ले लिया। नहीं समझ में आया जी? चलो, फ्रांस का जो शासक रहा था, फ्रांस का शासक कौन रहा? नेपोलियन रहा। ठीक है, नेपोलियन रहा। कब से कब तक? 1804 से लेके 1815 तक। ठीक है, 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुआ था। ये बापे का ना बदला ले रहा था इससे, नेपोलियन बोनापार्ट से।
काहे कि अगर बाप का जो है संपत्ति जागीर क्या कर दिया था, जब्त कर लिया था। इनका शादी जो है 1795 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के तत्कालीन चांसलर कनिज की पुत्री के साथ हुआ था। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संविधान की सभा, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संविधान की सभा मई 1848 में किया गया था। वान माल्टेक वान रून और सेनापति था, और रक्षा मंत्री विलियम प्रथम को शासनकाल परसा का था। वान माल्टेक वान रून और सेनापति था। रक्षा मंत्री प्रथम विलियम के शासनकाल में, ये पॉइंट ही गलत लिख दिया गया है, ये जो है गलत लिखा गया है, चलो इसको छोड़ देना आप लोग। बिस्मार्क को 23 सितंबर 1862 में परसा का चांसलर बनाया गया। ये जो पॉइंट था यहाँ पे बाबू, इसको मैं घस देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में नहीं आए। ठीक है, चलो ये पॉइंट जो ही था गलत लिखा गया था, तो उल्टा पुल्टा लिखा गया है। ठीक है, बिस्मार्क को 23 सितंबर 1862 में परसा का चांसलर बनाया गया था। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, मजा आ जाएगा। 1866 में फेरोजोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया ने परसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, और 23 अगस्त 1866 के संधि में ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया, और 15 जुलाई 1870 को परसा तथा फ्रांस के बीच, ठीक है, परसा तथा फ्रांस के बीच सेडान का युद्ध हुआ, तथा नेपोलियन तृतीय ने परसा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण कर दिया। देखो ये जीत रहा था परसा हमेशा। 10 मई 1871 को फ्रांस और परसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, और सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब यहां तक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखो भैया, हम लोग आ गए हैं ब्रिटेन पे। इसके बाद जो है ये अध्याय इतना जबरदस्त था कि पूछो मत। कहानी ऐसी थी, थोड़ा सा बीच में था अलग टाइप का। देखो भैया, ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन वही अंग्रेज लोग जो भारत पे कब्जा किया था जी। स्कॉटलैंड में 18वीं शताब्दी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। 1688 में इंग्लैंड वालों ने राजशाही सत्ता ले लिया और इंग्लैंड राष्ट्र राज्य बन गया था। ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पॉइंट आप लोग को सिर्फ याद रखना है, ज्यादा कुछ है नहीं, एग्जाम वगैरह में पूछा ही नहीं जाता, अलग से दे रखा है कुछ पॉइंट। ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश ढेर सारे देश समाज थे जिसमें निजातीय कहे जाते थे। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत ही बढ़ गया, और इंग्लैंड स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन, याद रखिएगा, एक्ट ऑफ यूनियन यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। कुछ साल बाद इसके अंदर आयरलैंड भी जोड़ा गया, ब्रिटेन को एक नया राष्ट्र बनाया गया। अब ये चीज अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे समझिए, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और क्या किए, आयरलैंड, ये तीनों मिलके क्या किया, यूनाइटेड किंगडम बन गया। राष्ट्र का निर्माण के बाद राष्ट्रगान लिखी गई, अंग्रेजी को मुख्य भाषा बनाई गई, और ब्रिटेन का राष्ट्रध्वज भी बनाया गया। बस यही था। ये जो यहां तक जो मैंने आप लोग को समझाया, हाँ, यहां तक आप लोग ने समझा। ठीक है, यहाँ तक जो आप लोग ने समझा, देखो यहाँ तक की जो कहानी थी आप लोग की। अब यहाँ पे बताओ, धीरे धीरे राष्ट्रवाद फैलने लगा, जर्मनी का एकीकरण हो गया, इटली का एकीकरण हो गया, सबको एकीकरण कर दिया गया, सब जगह राष्ट्रवाद की भावना फैल गई, सब जगह जो अपने अपने सुकून से रहने लगा था। ब्रिटेन लोग भी चाहा कि एक दूसरे से जो पहले जो चल रहा था उसको धीरे 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 करके हम लोग खत्म कर दे। वही चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे एक और पॉइंट से ये समझते हैं। राष्ट्रीय की दृश्य कल्पना रूपक किसी अमृत विचार से, जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्याई या मुक्त किसी भी व्यक्तियों की चीजों के जरिए इंगित किया जाता है। 10 राष्ट्रीय, जैसे हम लोग का झंडा है, झंडा इंगित किए हैं ना, 3 रंग का झंडा हम लोग इंगित किए, उसी राष्ट्र की भावना, हम लोग का तिरंगा ही क्या है, हम लोग की पहचान है। उसी प्रकार से राष्ट्र की दृश्य कल्पना रूपक जब किसी अमृत विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्याई को या मुक्ति को किसी व्यक्ति या चीजों के जरिए इंगित किया जाता है। 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास और मजबूत बनाने के लिए किया गया था। ओके, राष्ट्रीय
राष्ट्रीयवाद और साम्राज्यवाद, ये समझ लीजिए आप लोग थोड़ा सा। राष्ट्रीयवाद आप लोग समझिए, राष्ट्रीयवाद, राष्ट्रवाद तो आप लोग समझे, राष्ट्रीयवाद, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो 19वीं सदी तक जो राष्ट्रवाद की भावना थी, अब वह साम्राज्यवाद में बदल गई। क्या हुआ? 19वीं शताब्दी तक क्या था? राष्ट्रवाद था। यहाँ पे राष्ट्रीयवाद लिखा गया है क्या जी? चलो थोड़ा सा है, राष्ट्र, ठीक है। 19वीं शताब्दी तक चला, उसके बाद ये समाप्त हो गया। उसके बाद क्या आ गया? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद में क्या हुआ? जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है आर्मी या अन्य संसाधन का प्रयोग करके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। 19वीं शताब्दी तक ही राष्ट्रवाद की भावना रही। उसके बाद सब जो काम अपने अपना, राजा हो गया, अपना अपना राजतंत्र हो गया, प्रजातंत्र हो गया, सब जगह अपने अपने हिसाब से लोग होने लगे। 1878 के बाद यूरोप गंभीर राष्ट्रवादी तनाव के स्रोत बाल्कन क्षेत्र में था। बाल्कन क्षेत्र था यूरोप का, वहां पे तनाव देखने को मिला 1878 में। क्षेत्र में भौगोलिक एवं जातीय विभिन्नता, ठीक है, विभिन्नता, इससे आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया या अल्बेनिया, यूनान के कोई भी वेस्ट एरिया, हर्जी-गोविंद, स्लोवेनिया और सर्बिया में शामिल था। ठीक है, ये जो था सीधी सी अगर ये पॉइंट्स को देखा जाए तो 1878 ईस्वी में यूरोप की ही एक राष्ट्र था, राष्ट्रवादी तनाव बाल्कन क्षेत्र में पाया गया, जहाँ पे भौगोलिक और जातीय भिन्नता, मतलब जातीय अलग अलग जो थे, उन्हीं पे जो था वहाँ पे विवाद हो रहा था। धीरे धीरे ये जो है एक सब दूसरे से मिल उल गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले याद होगा आप लोग की अगर मैं बात करूं 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, याद होगा क्या हुआ जी? फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है, और आप लोग को कमेंट करके बताना अब नेपोलियन का शासन कब तक रहा। ठीक है, लुई 16वां का शासन कब तक रहा। ठीक है, चलो ये चीजें आप लोग को बताना ही बताना होगा, जैसे भी बताओ। क्रांतिकारी युग, क्रांतिकारी युग जो था 1815 से नहीं 1830 से लेके 1848। ठीक है, ये तो मैं आप लोग को बता दिया। इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण कब हुआ ये कमेंट करके बताना है। जो बच्चे बताएंगे मैं उनको लाइक जरूर करूंगा। ठीक है, जर्मनी आ गया भाई, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ठीक है, ये सब आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाकी आप लोग का अध्याय जो है यहीं पे हो जाता है समाप्त। ठीक है, यहीं पे आप लोग का ये पूरा अध्याय समाप्त हो गया है। और कुछ कुछ पॉइंट्स जो छूटा हुआ होगा तो उसको हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, उस समय हम लोग देख लेंगे। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी एनर्जी के साथ हम आपको पढ़ाने वाले हैं पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान, और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। इतिहास बोरिंग नहीं है, ये आप कहेंगे एक दिन। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए क्या, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। जाओ भाई, हो गया, अब खत्म हो गया, खाना पीना खा लो।